हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस थर्ड क्लास इन आवर वीकली करंट अफेयर सीरीज। तो अगर तुम पहले से इन क्लासेस को देखते आ रहे हो तो तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि ये क्लासेस हम हर वीक लेते हैं। मैं ही इन क्लासेस को पढ़ाती हूँ और हर वीक हम उसके सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को फॉर क्लैट एंड एलेट इस क्लास में डिटेल में डिस्कस करते हैं। उसी सीरीज में बच्चों ये तीसरी क्लास है जहां पे हमने मई के लास्ट वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया था। हालांकि ये क्लास अपलोड अभी जून फर्स्ट वीक में हो रही है बच्चों। तो इस क्लास में बच्चों कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने डिस्कस किए थे, जो तुम स्क्रीन पे अभी यहाँ देख सकते हो। हालांकि बच्चों इनमें से एक दो टॉपिक्स छूट गए थे क्योंकि बाकी टॉपिक्स काफी लेंदी थे, बट उनको मैं अपकमिंग वीक की क्लास में कवर करवाने वाली हूँ। बट ये जो बाकी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं क्लैट पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें इस क्लास की पीडीएफ चाहिए या फिर पीपीटी चाहिए बच्चों, तो सिंपली तुम्हें मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें मिल जाएगा। एंड उसी ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जब तुम जाओगे तुम्हें वीकली करंट अफेयर्स पीपीटी में इसकी भी और प्रीवियस क्लास की भी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा बच्चों मैं इस ग्रुप में शेयर करती हूँ डेली करंट अफेयर्स, जहाँ पे स्टैटिक जीके, डेली न्यूज एनालिसिस एंड डेली वन लाइनर्स भी मैं शेयर करती हूँ। monthly current affairs magazines, legal current affairs magazines and all the resources for free of cost that you need for your CLAT preparation. So इस ग्रुप को तुम definitely join कर लो even before you start with the class. सो विद दैट बच्चों एक रिमाइंडर है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये क्लास मैं हर बार लाइव लेती हूँ अपने ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए, तो उसे तुम ज्वाइन कर लेना। और इसी चैनल पे ये क्लास हर हफ्ते तुम्हें अवेलेबल मिलेगी बच्चों टिल योर क्लैट एग्जाम। तो नाउ इज डेफिनेटली अ गुड टाइम टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड यस, एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चों क्लास शुरू करने से पहले, कि अगर तुम भी जीके करंट अफेयर्स में या फिर स्टैटिक जीके में या जीके के बैकलॉग में बहुत ज्यादा सफर कर रहे हो, देन बच्चों माय जीके रैपिड रिवीजन बैच इज ऑलरेडी स्टार्टेड। ये क्लास उसकी सिर्फ एक बोनस क्लास है। तो आई होप कि तुम समझ पाओगे कि पेड बैच के अंदर तुम्हें क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। सो हमारे बैच में बच्चों हर वीक की 3+ क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस फॉर करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके। उसके अलावा लीगल करंट अफेयर्स की क्लासेस मैं खुद तुम्हें पढ़ाती हूँ एंड यू गेट 1000+ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन अ मंथली बेसिस ऑन योर स्टूडेंट पोर्टल। तो उस महीने के जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 टॉपिक्स होते हैं उनके 20 क्वेश्चंस पर टॉपिक तुम्हें मिलते हैं तुम्हारे पोर्टल पे। जीके बैच ने बच्चों लास्ट ईयर बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। 16+ क्वेश्चंस केम डायरेक्टली फ्रॉम अ जीके बैच एंड आई थिंक दैट कैन मेक योर प्रिपरेशन वेरी इजी दिस ईयर एज वेल। बहुत ही नॉमिनल प्राइस बच्चों ये बैच अवेलेबल है। लाइव क्लासेस ऑलरेडी चालू हो चुकी है। एंड रिमेंबर वन थिंग, क्लैट के लिए जून से लेकर नवंबर तक का करंट अफेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो नाउ इज हाई टाइम बच्चों कि तुम सीरियसली अपने करंट अफेयर्स को और पहले के बैकलॉग को भी कवर करना स्टार्ट कर दो। अगर इस बैच के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हो बच्चों, दिए हुए नंबर्स पे तुम कॉल कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस बैच का लिंक भी डाल दूंगी, तुम उसको चेकआउट करना मत भूलना। विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्लास। कोई भी डाउट या क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। आई बी वेरी हैप्पी टू टेक योर डाउट्स। चलो बच्चों, आज मैं टॉपिक्स पहले बता देती हूँ हम कौन कौन से करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डू इज एंटी डिफेक्शन लॉ। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। हमारा जो 10th शेड्यूल है वो इसी के बारे में बात करता है। एंड हमारा जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो भी इसके बारे में बात करता है, विच इज आर एंटी डिफेक्शन लॉ। व्हाट इज एंटी डिफेक्शन, होता क्या है? इसको बच्चों हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता था। ठीक है, ये तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, तो तुम्हारी कॉमन भाषा में बस पता होना चाहिए कि हॉर्स ट्रेडिंग इसको कहा जाता था। आप में से अभी कितने लोग राघव चड्ढा जी के फैन हैं या फैन थे? प्लीज स्टॉप एनोटेटिंग बच्चों, ठीक है, डू नॉट एनोटेट। है राघव चड्ढा के फैन जो थे? अच्छा, अनन्या थी और या है अभी भी? चलो बता दो, ऐसा भी हो सकता है कि भाई हो अभी भी फैन हो। तो उन्होंने, हालांकि दैट ही हैज डन इट वेरी केयरफुली, उनके ऊपर डिफेक्शन का चार्ज नहीं लगा है। लेकिन आपने ये तो समझा होगा बच्चों कि उन्होंने पार्टी जो थी वो बदल ली। ठीक है, ये वही वाली बात हो गई, वो पहले कुछ 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 कहते थे और उसके बाद अब एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, ठीक है, सब बदल गया उनका। ठीक है, ऐसे बच्चों क्या होता है, कई बार बहुत सारे पॉलिटिशियंस होते हैं जो अपनी पार्टी को इन अ वे धोखा देके या लास्ट मिनट पे उनको गोली देके किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, जिसकी वजह से उस पार्टी की मेजोरिटी या उस पार्टी की कॉम्पोजिशन में इश्यूज आते हैं। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। तो पहला हमारा है एंटी डिफेक्शन लॉ और उसमें मर्जर। ये एक बच्चों इसका एक्सेप्शन होता है। आजकल लोग बहुत चंटे हैं, पॉलिटिशियंस का दिमाग बहुत तेज चलता है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक दो पॉलिटिशियन या एक दो एमएलए एमपी नहीं निकलते हैं, वो पूरा गुट बना के ग्रुप में गैंग बना के बाहर निकलते हैं, विच इज 2/3 मेजोरिटी। मैं तुम्हें बताऊंगी होता क्या है। फिर पहले टॉपिक आज हम ये पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक जो बच्चों आज हमारा है वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट का सिडिशन ट्रायल्स। अब बच्चों हो क्या गया है कि जो सिडिशन होता है, यानी कि सिडिशन का मतलब होता है देशद्रोह। पहले याद है इंडियन मूवीज में, हिंदी मूवीज में देशद्रोही का चार्ज बच्चों लगा देते थे। अरे यार वो इतनी गंदी सी एक मूवी है, तुमने देखी होगी नहीं पता नहीं, एक सोल्जर मूवी थी बॉबी देओल की, पता नहीं तुमने देखी है नहीं देखी है। उसमें बॉबी देओल के जो फादर रहते हैं वो इंडियन आर्मी में होते हैं। ठीक है, थे वो अच्छे, पर उनके ऊपर ही स्मगलिंग का और ये जो इलीगली इंडियन आर्मी की बंदूकों को बेचने का चार्ज लगवा देते हैं उनके दुश्मन। ठीक है, तो उनकी पत्नी के माथे पे टैटू करवा देते हैं, देशद्रोह की बीवी या देशद्रोही की बीवी, समथिंग लाइक दैट।
इतना बड़ा चार्ज हुआ करता था देशद्रोह बच्चों, ठीक है। तो सिडिशन उसको कहते हैं इंग्लिश में, बट इट वाज एक्चुअली इनिशिएटेड बाय ब्रिटिशर्स। कब बच्चों, जो हमारी पिछली वाली आईपीसी थी ना 1860 की, तो ब्रिटिशर्स का मानना ये था कि जो भी आवाज उठाए जरा सी भी सरकार के अगेंस्ट, सरकार कौन थी, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द सरकार, ब्रिटिश क्राउन वाज द सरकार, ठीक है। इनके खिलाफ जो भी जरा सी आवाज उठाए उसको तुरंत सिडिशन का चार्ज लगा के जेल में फेंक दो। दैट वाज द ट्रेंड, क्योंकि उस समय फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो भैया भूल ही जाओ। लेकिन अब बच्चों क्या हुआ था कि सिडिशन का जो चार्ज था, सिडिशन का जो एक प्रोविजन था, उसको ही रिमूव कर दिया गया था फ्रॉम द इंडियन पीनल कोड। क्योंकि ये बोला गया था कि भाई एक तरफ आप स्पीच एंड एक्सप्रेशन देते हो, फंडामेंटल राइट देते हो, और दूसरी तरफ कोई कुछ कहना चाहता है, आपकी सरकार को जरा सा क्रिटिसाइज क्या कर दिया, आप तो उसे जेल में पटक देते हो। तो लेकिन बच्चों अब क्या हो रहा है कि जो पहले के चार्जेस थे भाई, अब जिस पे चल रहे हैं उस पे तो चल ही रहे हैं ना, वो थोड़ी ना अब्सॉल्व हो जाएंगे। अब से किसी भी सिटिजन का चार्ज नहीं लगेगा, दैट वाज अ न्यू थिंग। सो इसके ऊपर है कि भाई व्हाट शुड बी एक्चुअली डन, सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए जो सिटिजन के ट्रायल्स उसमें ऑलरेडी चल रहे हैं उसको लेके, ठीक है। ये एक लीगल सीए का न्यूज है बच्चों, अच्छी सी है, बहुत छोटी सी है। देन सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स द वैलिडिटी ऑफ एसआईआर एक्सरसाइज। जितने भी बच्चे अगर लास्ट ईयर क्लैट की थोड़ी भी तैयारी कर रहे थे, तुम्हें ये सर याद होगा बच्चों, जो बिहार पोल इलेक्शंस के बाद में आया था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो हमारा इलेक्टोरल पोल्स का था। क्योंकि इसमें हो क्या रहा था, कई लोग थे जो बेचारे भगवान को भी प्यारे हो चुके थे, वो लोग अब तक भी क्या कहते हैं, इलेक्टोरल पोल में उनका नाम था। कई लोग जो है इनका एक जगह पे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ही बंदे का नाम था, विच मीन्स देयर वर लॉट ऑफ डिस्क्रिपेंसीज इन द इलेक्टोरल रोल्स। इलेक्टोरल रोल्स क्या होते हैं बच्चों, जब तुम लोग किसी भी क्लास में एनरोल करते हो या फिर किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, वहां पे टीचर के पास एक लिस्ट होती है ना, कौन कौन बच्चे क्लास में 11 बी में कौन कौन है, 12 ए में कौन कौन है, दैट इज कॉल्ड एज अ रोल, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों हमारे इलेक्शंस में कौन वोटर है, एलिजिबल वोटर है, उसका एक रोल, उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है जिसको इलेक्टोरल रोल कहा जाता है, ठीक है। और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किसका मतलब यह है कि भाई हम इंटेंसिवली दोबारा से इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज करके देखना चाहते हैं कि भाई अगर कोई वोटर एलिजिबल अब नहीं है उसको हटा दो, कोई अगर अब किसी की डेथ हो गई है उसको रिमूव कर दो, कोई अगर न्यू वोटर्स आए हैं, किसी का रिपीटेटिव नाम बार बार आ रहा है उसको चाहिए, ठीक है। सो इट हैज एक्चुअली बीन इनिशिएटेड इन बिहार बच्चों, बट इट इज गोइंग ऑन इन मेनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि खाली बिहार में चल रहा है, आई थिंक वेस्ट बंगाल भी काफी हद तक अपना ये रिवीजन पूरा कर चुका था बिफोर दिस इलेक्शन, ठीक है। तो काफी सारे जो है स्टेट्स में ये चल रहा है। तो इसके बारे में है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको वैलिडेट किया है कि भाई दिस इज एन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। और अगर आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने हैं, तुम सोचो ना बच्चों, अगर हम एक तरफ तो वाउच करते हैं भैया इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएंगे ये वो, जो लोग आपके लिए वोट करेंगे उनको आपका पता नहीं है। सोचो वो मतलब एक ही बंदा चार जगह के इलेक्टोरल रोल्स में उसका नाम है, तो इज इट नॉट रॉन्ग भाई, वन पर्सन वन वोट है इंडिया में, है कि नहीं, एनीवन अबव द एज ऑफ 18 कैन वोट। गोरा काला पतला मोटा गरीब अमीर लड़का लड़की बूढ़ा जवान कुछ भी हो, डजेंट मैटर, इफ यू आर अबव 18 एंड यू आर अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री यू विल बी एलिजिबल टू वोट, ओके। बट अगर ऐसा है कि भाई एक इंसान का नाम चार जगह है तो उसके तो एक नाम पे चार वोट है, मतलब ही इज मोर एम्पावर्ड देन अनदर सिटीजन, ये तो गलत हो गया, ये तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है ही नहीं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई दिस इज इंपॉर्टेंट। ये बड़े ही पसंदीदा टॉपिक्स में से एक है बच्चों क्लैट के क्वाड। शुभांगी तो खुशी हो गई कि आज तो क्लास सक्सेसफुल हो जाएगी क्वाड पढ़ने के बाद, ठीक है। तो क्वाड में हुआ क्या है बच्चों, मैं तुम्हें एक जिस्ट दे देती हूँ। हर बार जब कोई क्वाड की मीटिंग होती है तो अगली मीटिंग का एजेंडा या अगली मीटिंग की डेस्टिनेशन डिसाइड कर ली जाती है, आमतौर पे तो ये होता था। लेकिन इस बार बच्चों क्या हुआ है कि जब क्वाड की मीटिंग खत्म हुई है तो सिर्फ ये कहा गया है कि चलिए मिलते हैं दोबारा। अरे अब कब मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, कुछ बताया नहीं। वो नहीं होते जब रिश्तेदार घर में आते हैं, चलिए भाभी जी मुलाकात होती है, फिर अरे भैया कहाँ होती है, फलाने की शादी में होगी, उसके बर्थडे में होगी, उसकी मुंडन में होगी, तो रिश्तेदारों वाली बात हो गई ये तो। अब जो क्वाड के बच्चों चारों मेंबर्स हैं वो भी मिले और उन्होंने ये बताया ही नहीं है, तो इससे क्या हुआ है बच्चों की क्वाड न्यूज में आ गया। इसलिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस क्वाड न्यूज में आ गया क्योंकि ऐसी अनसर्टेनिटी ऐसे बड़े लेवल पे थोड़ी सी वियर्ड लगती है, गेटिंग बच्चों, क्योंकि ये आप दोस्तों से नहीं मिल रहे हो कि चल भाई मिलते हैं फिर अगली बार जब सुट्टा पीने मिलेंगे, अब कब मारना है सुट्टा कहाँ मारना नहीं पता है, ठीक है, लेकिन मिल जाएंगे, ठीक है। आई विल टेल बेटा सैमसंग यू कैन चेंज योर नेम, व्हाट इज क्वाड, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली आई टेल यू आल्सो, ठीक है। क्वाड है क्या, क्वाड बेसिकली चार डब्बा नहीं है, चार कोनों का, चार कंट्रीज का एक एक अमेलगमेशन है, एक उनका एक बेसिकली मैं क्या बोलूँ, एक डिस्कशन का एक फोरम है। वो चार कंट्रीज में से एक कंट्री इंडिया भी है, मैं तुम्हें बताऊंगी, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोरम है बच्चों इंडिया के लिए, ठीक है। तो वील डिस्कस अबाउट कॉड, इसकी हिस्ट्री में मैं तुम्हें बताऊंगी, इसका स्टार्टिंग भी वील स्टडी टुडे, एंड व्हाट इज द इशू ऑन गोइंग वील स्टडी दैट इज वेल, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में
लास्ट टॉपिक है फॉलिंग इंडियन रुपी, जिसकी वजह से हमारे मोदी जी ने क्या कहा था कि मित्रों गोल्ड मत खरीदो, फॉरेन की ट्रिप मत मारो, ठीक है। क्योंकि बच्चों क्या होता है, जब आप फॉरेन ट्रिप करने जाते हो तो आप इंडियन, अब देखो वो गाना सुना तुमने, हरियाणवी गाना है बड़ा फेमस सा, नाम चले, आई एम श्योर सुन लिया होगा। नोट जितना चाले यार का नाम चले बेबी, सुना है गाना तुमने, बहुत ही फेमस हरियाणवी गाना है। अब हर किसी पे तो इतना अच्छा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होती नहीं है कि भैया उनके नाम ही चल जाए, उनको करेंसी एक्सचेंज करा के पैसा ना भरना पड़े फॉरेन में, और होगा भी तो भैया हरियाणा में चल जाएगा, इंडिया में चल जाएगा, यार का नाम फॉरेन में तो चलेगा नहीं। फॉरेन में क्या चलता है बच्चों, वहां चलता है फॉरेन की करेंसी, ठीक है। तो जब भी आप फॉरेन जाते हो या आपको घूमने जाना होता है, आप किसी काम से जाते हो, आप बच्चों इंडियन रुपए में तो डील कर नहीं सकते, ऐसा तो नहीं होगा कि भैया लो 10 रुपए ले लो और हमको एक फ्रूट पकड़ा दो, दैट विल नॉट वर्क। You will have to only exchange for whatever you want to buy in their currency, ठीक है। आमतौर पर बच्चों क्या होता है, हम डॉलर्स जो होते हैं वो वाइडली एक्सेप्टेड करेंसी होती है, ठीक है। अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हो या आप बाहर जाते हो या कुछ भी, ठीक है। सो इस टाइम क्या हो रहा है बच्चों कि अगर आप बाहर कहीं जाओगे या कुछ भी, या फिर आप बाहर की कोई चीज खरीदते हो, तो आपको एक्चुअली वो डॉलर्स में जब खरीदनी पड़ती है, मतलब आपको अपने इंडियन रुपी के एक्सचेंज में, और क्या दोगे, गेहूं तो देने देने दोगे, दो कट्टा निकाल के लिए भैया $5 पकड़ा दे, 2 बोरी गेहूं ले ले, ऐसा तो होगा नहीं, आपको भी रुपी देना पड़ेगा। जब आप अपनी डोमेस्टिक करेंसी को एक्सचेंज करते हो एज अगेंस्ट डॉलर, और इस टाइम क्या हो रहा है बच्चों, रुपए की यानी कि डॉलर की एज सच रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा हो रही है बिकॉज ऑफ द क्रूड ऑयल क्राइसिस, है ना भैया। ईरान में जब बच्चों प्रॉब्लम हो रही है, हमने लास्ट लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि ईरान में और सब जो पूरा हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एरिया था वो पूरा बंद हो रखा है, ठीक है। तो इंडिया को इंपोर्ट, तो देखो ऑयल तो इंपोर्ट करना ही पड़ेगा बेटा, क्योंकि इंडिया के पास खुद की तो इतना ऑयल रिजर्व्स है नहीं, याद है ना मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था। तो हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, कौन सी कंट्री से बच्चों इंडिया वो कर रही थी अभी डील, जो मैंने लास्ट टाइम तुम्हें बताया था, जहां पे हम स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स में उसको ऑयल को रिजर्व करने वाले हैं, एंड दैट कंट्री हैज प्रॉमिस्ड वेरी गुड नव्या, द कंट्री वाज यूएई, वेरी गुड वेरी गुड, न्यूजीलैंड नहीं राजलक्ष्मी, यूएई वाज देयर, ठीक है। एंड यूएई ने भी प्रॉमिस किया था कि वो अपनी एक जो साइट है फुजेरा, फुजेरा में भी ऑयल को इंडिया के लिए प्रिजर्व करके रखेगी, ठीक है। वेरी गुड। तो इंडिया जब ये कर रहा है बच्चों, तो इंडिया को बहुत महंगे कॉस्ट पे ऑयल खरीदना पड़ रहा है, बट खरीदना तो पड़ेगा। अब जब महंगे कॉस्ट में बच्चों खरीदना पड़ रहा है, तो इंडिया, जहां फॉर एग्जाम्पल ₹85 में इंडिया $1 खरीद लेती थी, मतलब $1 की वैल्यू आ जाती थी, वो ये बच्चों पहुंचते पहुंचते $96 हो गई है। इट्स ह्यूज, मतलब बहुत ही बड़ा, इतना प्राइस जो है डॉलर का कभी इंडियन रुपी के अगेंस्ट नहीं देखा गया इन द नियरेस्ट पास्ट, ठीक है। तो इसकी वजह से बच्चों ये कहा जाता है कि भाई आप जितना कम डॉलर में डील करोगे उतना ही बेटर होगा फॉर द इंडियन करेंसी, क्योंकि आप उतनी करेंसी को सेफ गार्ड करके रख पाओगे और डॉलर का प्राइस थोड़ा सा कंट्रोल्ड रहेगा, दैट्स इट। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, आईफोन 17 प्रो अभी जो लॉन्च हुआ था, 17 तो चलो इतना लोग नहीं क्रेजी है, 17 प्रो वो ऑरेंज कलर का जो अभी बढ़िया वाला लॉन्च हुआ था, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है बच्चों कि लोगों को इतना क्रेज क्यों था, उसका प्राइस इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। ये लॉजिक समझ में आता है बच्चों? किसी भी चीज की वो, अच्छा मैं तुम्हें बहुत ही सिंपल एग्जांपल देती हूँ। तुम्हारे स्कूल की जो सबसे सुंदर लड़की होगी, अब मैं ये नहीं कह रही अकल से चाहे बिल्कुल बेवकूफ हो, लेकिन सबसे सुंदर लड़की होगी, ठीक है, उसके भाव सबसे ज्यादा होते हैं मोस्टली, या नहीं होते हैं आमतौर पे, कि छी यार क्या है लड़कों, कोई नहीं, किसको मुंह लगाऊंगी मैं, है ना, कि यार देखो क्या, आप जब देखो कॉल करता रहेगा, ठीक है। सो होता क्या बच्चों, जिसकी डिमांड ज्यादा होती है उसके भाव ज्यादा होते हैं, सिंपल यही रेट अभी चक्कर है डॉलर का, जिसकी डिमांड ज्यादा उसके भाव ज्यादा, दैट्स इट, ठीक है। जिसकी डिमांड कम हो गई भैया हमसे भी ले लो, अब वो सब्जी वाला देखा जिससे कोई सब्जी नहीं खरीद रहा होता, कह रहे बहन जी चलो यार 20 का नहीं 15 का ही ले जाओ, 10 का ही ले जाओ, कोई बात नहीं ले जाओ कुछ नहीं होता। लेकिन जो सब्जी वाला है जो बहुत ही एक्सोटिक फ्रूट्स लेके आया हुआ है, ठीक है, वो कहेगा ड्रैगन फ्रूट 150 से कम नहीं मिलेगा मैडम, एवोकाडो 180 से कम नहीं मिलेगा मैडम, क्योंकि उसको पता है भैया कि जो उसकी ऑडियंस है वो उसको खरीद ही लेगी, उसकी डिमांड है वट एवर ही इज सेलिंग। कोई आलू बेच रहा है तो आलू को कौन पूछ रहा है, गेटिंग? दिस इज द लॉजिक जो आज हम इसमें पढ़ेंगे, फॉलिंग इंडियन रुपी, और कुछ नहीं बच्चों, क्योंकि डॉलर की इस टाइम पे डिमांड इतनी ज्यादा है तो उसका भाव ज्यादा है, साफ सीधी बात। तो अपनी स्कूल की वो लड़की या लड़का याद कर लेना, ठीक है, जो तुम्हें पता है कि बहुत भाव खाता है, कई तो एवं ही भाव खाते हैं फ्री फंड में, उनका ब्लफ है, वो मामला अलग गलत है। लेकिन अगर कोई वाकई में तुम्हें लगता है कि सो प्रिटी सो नाइस सो टैलेंटेड, उन लोग के भाव आमतौर पे ज्यादा होते हैं, ठीक है। सो सैमसंग वट एवर योर नेम इज माई डियर बेटा, आई विल गिव ऑल योर आंसर्स इन दी बाय द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। मॉक प्रैक्टिस में अलग से ऐसे बैठ के नहीं करवाती हूँ, आई शेयर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग। हाँ अनन्या, जस्टिस फॉर आलू, और बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं, भिंडी विंडी भी है, कौन पूछ रहा टिंडे विंडे को, पता नहीं भाई। आई टेल यू बच्चों, वंस आई वेंट फॉर ग्रोसरी शॉपिंग, टिंडे बेच रहा था वो, है मतलब टिंडे भी थे उसपे,
और इतने महंगे टिंडे, मैंने कहा इन्हें कौन पूछ रहा है, मैंने कहा टिंडे कौन खरीद रहा है इतने महंगे। कह रहा आप ही नहीं खाती हो दीदी, मैडम लोग लेके जाते टिंडे। मैंने कहा जब अपनी पति से गुस्सा होती हूँ तभी बनाती हूँ टिंडे, इसलिए रोज बनते होंगे इनके घर में टिंडे टिंडे, क्योंकि मैंने कहा इन्हें कौन खाता है टिंडों को यार। ओके नहीं, आई टेक यू डाउट्स बाय द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। तो चलो बच्चों, अब हम अपना पहला जो है वो टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं, विच इज एक्चुअली अ वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो है एंटी डिफेक्शन के ऊपर। ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बिल्कुल क्लैट में आ सकता है, बिकॉज एंटी डिफेक्शन इज समथिंग जो हर साल न्यूज में रहता है, हर साल, समझते हो। ये हमेशा कुछ ना कुछ, हमारे नेता जो है वो, चैन तो इन्हें है नहीं वैसे भी, ठीक है, इन्हें एक बार वोट करा के जितवा दो, उसके बाद तो दिमाग इनका पता नहीं कहाँ पहुंच जाता है। कितनी बुरी हुआ, मेरे मेरे घर में भी गाइस बहुत नेता वेता है, मतलब मेरा दादी का साइड इज ऑल पॉलिटिशियंस ओनली। तो क्या है, तो सब सेम ही है, मैं क्या करूं, वो भी तो ऐसे ही है, ऐसे ही है सबके सब, ठीक है। तो एंटी डिफेक्शन बेसिकली बच्चों होता क्या है, अभी मैं बता देती हूँ कि न्यूज में क्यों आया है, ठीक है। हुआ क्या है, 7 फॉर्मर एमपीज, यानी कि फॉर्मर मतलब जो पहले एमपीज थे, किसके, आम आदमी पार्टी के, तो दिन ही खराब चल रहे हैं, मुझे नहीं तो हवन ववन करा लेना चाहिए, मुझे लग रहा है इन्हें तो बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी इन्हें अभी कुछ दिनों में, मुझे लग रहा है। तो इनके बच्चे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जो एक्चुअली में कौन सी पार्टी को बिलोंग करते थे, आम आदमी पार्टी को बिलोंग करते थे। अगर मैं तुम्हें कुछ ना बताऊं तो भी बताओ उन्होंने कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया होगा, वैसे तो लिखा है स्क्रीन में, मैं तो खुद गैस कर लो। ऑब्वियसली, ठीक है। तो भैया आम आदमी पार्टी के जो 7 एमपीज हैं, भाई मैं क्या ही बोलूं, वो लोग जो है अपना छोड़ के, हाँ करेक्ट, तो उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है, बट ऑब्वियसली एंड हैव साइटेड मर्जर। और उन्होंने बच्चों क्या एक्सेप्शन को या किस रीजन को कोट किया है, कि भाई हमने कोई डिफेक्शन डिफुक्शन नहीं किया है, हमने कुछ नहीं किया, हमने तो मर्जर किया है, संगठन बनाया है, गुट बनाया है, टीम बनाई है हमने जाके, ठीक है, अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ टू अवॉइड डिस्क्वालिफिकेशन। अब मैं तुम्हें पहले बताऊंगी कि एंटी डिफेक्शन होता क्या है, इसमें डिस्क्वालिफिकेशन होता क्या है, और मर्जर क्या होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, होता क्या था, तुम्हें ये बात पता है ना कि इंडिया में जब कोई इलेक्शंस लड़ता है, तो या तो वो इलेक्शंस आप इंडिपेंडेंट लड़ सकते हो, ऐसा होता है ना बेटा, किसी को भी अगर किसी पार्टी का टिकट ही नहीं मिला, कि किसी पार्टी में टिकट, तुम्हें पता है ना टिकट मिलती है पार्टी से, ठीक है, तो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन हो रहे हैं, किसी स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, अब उसमें बीजेपी भी है, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें आम आदमी पार्टी पार्टी भी है, कोई लोकल की पार्टीज भी हैं जो मतलब जिनको रिकग्निशन मिला हुआ है, ठीक है। तो अगर लेट्स से कि भाई मैं भी इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ, शुभांगी भी, निशांत भी और अनन्या भी, हम 4 लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। हम चारों को चाहिए कि भाई हम कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन लड़े, कि हम कांग्रेस को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि होता है ना बच्चों, हर जगह पे हर एक पार्टी की लहर होती है, कि भाई यहाँ पे कांग्रेस का ही ज्यादा बोलबाला है। अब जैसे बच्चों यहाँ पे वेस्ट बंगाल का देख लो, बीजेपी का कभी बोलबाला नहीं था इस बार, लेकिन बीजेपी ने कर ही दिया कैसे तैसे करके भी, ठीक है। लेकिन मोस्टली लोग क्या था, ममता बनर्जी की पार्टी को ही सपोर्ट करते थे, ठीक है। सो अब सोचो कि अगर हम 4 लोगों को एक ही पार्टी से जाना है, तो हम चारों लोग तो बेटा कांग्रेस से नहीं लड़ सकते ना, क्योंकि भाई कांग्रेस इज अ बिग पार्टी, ऐसा थोड़ी ना कि तुम भी लड़ लो तुम भी लड़ लो। जिसको कांग्रेस ऑथराइज करेगी, यानी कि जिसको कांग्रेस अपना टिकट देगी, ठीक है, वो ही बंदा ये कह सकता है, अपने पोस्टर में लगा सकता है, भैया कांग्रेस का हाथ। गेटिंग, अब तुम कांग्रेस का हाथ लगाते फिरोगे ना बिना टिकट के, तो कांग्रेस तुम्हारे मुंह पे एक बढ़िया सा हाथ लगा देगी, ठीक है। सो दैट इज नॉट अलाउड, ठीक है। शांतनु, दिस इज नॉट द फर्स्ट क्लास ऑफ CBT, दिस इज द थर्ड क्लास। So now we are going to have weekly classes. We have class every week for the weekly current affairs. This is a free class, okay? ठीक है बच्चों। तो कांग्रेस जिसको टिकट देगी वो कांग्रेस का प्रतिनिधि होगा, उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है। ऐसे जो बीजेपी को जिसको टिकट देगी वो बीजेपी का पर्सन होगा। इसके अलावा अब इसे किसी को टिकट नहीं मिला तो बच्चों वो इंडिपेंडेंट भी लड़ सकता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, अब तुम समझ गए, जिसको किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, बट तुम्हें पता नहीं बच्चों, इंडिया में इट्स फंडामेंटल राइट, इट्स योर राइट, हाँ, आजाद जिसको कहते हैं, कि आजाद प्रतिनिधि जो होता है, आजाद, ठीक है, यानी इंडिपेंडेंट बच्चों जो होता है, जो लड़ता है, जिसकी कोई पार्टी की टिकट नहीं होती। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आगे ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिपेंडेंट पर्सन कौन होता है। तो ये समझ में आ गया कि जब आप इलेक्शन लड़ते हो, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, बस आप एलिजिबल होने चाहिए, ऑफ कोर्स आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपका एज लिमिट सही होनी चाहिए, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, ठीक है। लेकिन आप या तो इंडिपेंडेंटली लड़ सकते हो, या फिर आप किसी भी पार्टी का टिकट अगर वो आपको ऑथराइज करती है तो आप ले सकते हो, ओके। नाउ इमेजिन दिस बच्चों की, मैंने लिया कांग्रेस का टिकट, ठीक है, अवनी को मिल गया बीजेपी का टिकट, और रागा को मिल गया लेट्स से आम आदमी पार्टी का टिकट। सो हम तीनों को बच्चों अलग अलग 3 पार्टीज का टिकट मिल गया। अब होता क्या है कि जिस एरिया में मैं इलेक्शन लड़ रही हूं, मुझे पता है कि वहां पे लेट्स से कि कांग्रेस का बोलबाला ज्यादा है। देखो बच्चों, होता है हर जगह पे ना, होता है, क्योंकि साउथ में देखो, साउथ में बीजेपी उतना ज्यादा प्रोमिनेंट डोमिनेट नहीं कर पाती है, क्योंकि वहां की जो पुरानी लोकल पार्टीज हैं वो बहुत ही बढ़िया करती हैं। सो व्हाट हैपेंड बच्चों, अब क्या हुआ कि मैंने कांग्रेस का टिकट बहुत ही जद्दोजहद करके टिकट लिया। मेरे साथ में शुभांगी भी थी, निशांत भी था, अनन्या भी थी, सब थे, लेकिन कांग्रेस ने मुझे भरोसा करके अपना टिकट दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि भाई मेरे पास वो ज्यादा
आई हैव दैट काइंड ऑफ करिश्मा और दैट काइंड ऑफ होल्ड ऑन द पीपल कि हम पार्टी को जिता सकते हैं। इमेजिन दिस बच्चों, ऐसे तो तुम्हें क्या लगता है कांग्रेस क्या सोच के टिकट देगी? यही सोच के देगी ना कि भाई किस आदमी की कितनी बनती है, उसके पास कितने वोट्स होंगे, कितना वो पॉसिबली लोगों को अपनी तरफ खींच पाएगा। कांग्रेस ने मुझे अपना टिकट दिया, और क्योंकि कांग्रेस का बोलबाला उस जगह पे ज्यादा था, तो मैंने वो टिकट के थ्रू, कांग्रेस के सपोर्ट के थ्रू, क्योंकि बेटा सिर्फ टिकट नहीं मिलता है, पार्टी आपको पैसा देती है, सपोर्ट देती है, ऑथराइजेशन देती है, क्योंकि सोचो एक इंडिपेंडेंट लड़ रहा है और एक कांग्रेस का टिकट के साथ लड़ रहा है, डिफरेंस नहीं है दोनों में। लोगों को भी लगता है कि भाई इतनी बड़ी पार्टी जिसको सपोर्ट कर रही है, हम भी उसको सपोर्ट करेंगे। मैंने क्या किया, कांग्रेस के टिकट पे मैंने वो इलेक्शन लड़ा और मैं जीत गई। वेरी गुड एग्जाम्पल, लाइक विजय विजय थलापति, अब तक तो पता है सारा टाइम ये न्यूज में चल रहा है, ठीक है। सो ऐसे ही नहीं मिल जाता किसी को भी टिकट। तुम्हें क्या लग रहा है, जो हेमा मालिनी, जया बच्चन, ये लोग जब एमपी बन जाते हैं, एवं ही बन जाते हैं? तुम्हें क्या लग रहा है धर्मेंद्र कैसे बन गए एमपी? बिकॉज दे नो दैट दे हैव दैट काइंड ऑफ होल्ड ऑन द पीपल। अगर ये बोलेंगे, जो बोलो जुबा केसरी, तो लोग बोलेंगे जुबा केसरी, हालांकि इनने तो नहीं बोला है, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू। आई सॉ वीडियो वेयर अ गाय वाज सेइंग, ही वाज आस्किंग कि भाई क्यों खाते हो गुटखा, वुटखा क्यों खाते हो, मर जाओगे, कैंसर हो जाएगा। तो कह रहा है शाहरुख खान को तो नहीं हुआ कैंसर, जब उसको कैंसर नहीं होता हमें कहां से कैंसर हो जाएगा? तुम्हें लगता है शाहरुख खान खाता हुआ विमिल? वो ऐड करता है खाली, ऑब्वियसली। बट पीपल आर दैट स्टूपिड इन अ कंट्री दैट दे वुड बिलीव कि वो फेयर एंड लवली लगा के इंटरव्यू क्लियर हुआ है मेरा, है ना? ऐसा होता है कि ला 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 ला, अरे ऐसे होने लगा ना इंटरव्यू क्लियर भैया, तो हो गया काम फिर तो। ये ऐसे काम नहीं चलता है, ठीक है। अब भव्या, जया बच्चन का होल्ड ऑन पीपल डायरेक्ट नहीं होगा, बट रिमेंबर हु इज हस्बैंड ऑफ जया बच्चन, तो याद रखिएगा उस बात को, ठीक है। सो ये हर चीज देखी जाती है। सो नाउ व्हाट हैपेंड बच्चों, मैंने कांग्रेस का टिकट लिया और उस टिकट पे मैंने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीत भी लिया। सो अब कांग्रेस शुड बी हैप्पी अबाउट इट ना, कि हमने जिस कैंडिडेट को भैया टिकट दिया उसने हमें वहां पे सरकार बनाने में हेल्प कर दी, एंड नाउ वी हैव वन द इलेक्शंस। सोचो क्या हो बच्चों कि अगर मैं जीतने के बाद मैंने कांग्रेस का पूरा सपोर्ट लिया, एज अ पार्टी भी मैंने मतलब उनका सपोर्ट लिया, लोगों का भी भरोसा मुझ पे था, क्योंकि बेटा हर बार दे डोंट वोट मी, दे ऑल्सो वोट द टिकट दैट इज बिहाइंड मी गेटिंग। वो कभी कभी कैंडिडेट पे भी, कई लोग बार इंडिया में कास्ट को वोट देते हैं, इंसान को वोट नहीं देते, तो तुम्हें पता ही होगा, ठीक है। रिलीजन को वोट देते हैं, इंसान को वोट नहीं देते, उसकी पार्टी के टिकट को वोट देते हैं, बंदे को वोट नहीं देते। अब मैं क्या करती हूँ, इलेक्शन जीतने के बाद मैं कांग्रेस को दिखाती हूँ अंगूठा और बढ़िया सा साइन करके घुस जाती हूँ बीजेपी में। गुस्सा कितना आएगा सोचो, लोगों को मुझ पे कितना गुस्सा आएगा कि यार ये क्या है भाई, हमने इस कैंडिडेट को वोट दिया था क्योंकि हम कांग्रेस की सरकार चाहते थे, हमें कांग्रेस पे ज्यादा भरोसा था, एंड वी वर लाइकिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस पर्सन अलॉन्ग विद द कांग्रेस टिकट गेटिंग। कांग्रेस के तो कट गया उनका, तो ठीक है कि भैया ये क्या, मतलब हम पगले हैं, ठीक है, हमने तुम्हें टिकट दिया, ठीक है, हमने तुम्हें सपोर्ट करी, हमने तुम्हारी कैंपेनिंग कराई, हमने डीजल फूका तुम्हारी फॉर्च्यूनर में डलवा डलवा के, तुम बढ़िया भैया इलेक्ट होके पहुंच गए बीजेपी में। सो इस वजह से बच्चों क्या होता था कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, यही चलता रहेगा। सोचो बच्चों, ये तो फिर एक बंदा साइन करके वहां पहुंच जाए, वो साइन करके यहाँ पहुंचे, देन आप तो पागल, दल बदलू जिनको यही कहा जाता है, दल बदलू या पलटू। तो पता है बिहार के सीएम जो थे नीतीश कुमार, उनको तो नाम ही पलटू राम रखा हुआ था। वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते हैं, वो चाहे पार्टी 100 बार बदलनी पड़ जाए उनको, लेकिन भैया वो रहेंगे अपनी कुर्सी पे, चाहे वो कोई सी भी पार्टी, आरजेडी का सपोर्ट लें, किसी का भी सपोर्ट लें। गेटिंग डिफेक्शन समझ में आया बच्चों अब, कि आप अगर इस तरह की कोई भी हरकत करते हो, आप अपनी पार्टी में और अपनी स्टेट के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में डिफेक्शन कॉज कर रहे हो, डिफेक्ट कॉज कर रहे हो। ये लॉजिक सबके समझ में आया? राम गया राम, दैट्स राइट निशान, दैट्स एक्चुअली ही इज कॉल्ड लाइक दैट, आया राम गया राम, ठीक है। डिफेक्शन सबके आया समझ में बच्चों? और क्यों ये हार्मफुल है डिफेक्शन? क्योंकि भाई ट्रस्ट ऑफ द पीपल, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अगर आप यही करते रहोगे तो जिंदगी भर आपकी स्टेट में इलेक्शंस कभी खत्म ही नहीं होंगे। आप कूद के इस पार्टी में पहुंच जाओ, उस पार्टी को गिरा दो, उस पार्टी से इस पार्टी में कूद कूद जाओ, इस पार्टी की सरकार को गिरा दो। इट शुड नॉट वर्क लाइक दैट। तो हुआ क्या बच्चों कि पहले के टाइम में 1960 70s 80s के टाइम में बच्चों कोई लॉ नहीं था डिफेक्शन के ऊपर, कोई भी आराम से साइन करके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकता था। गॉट इट? इसकी वजह से क्या होता है बच्चों की जो पॉलिटिकल, एक तो आपको क्या लगता है बेटा इलेक्शन कराना इजी काम है? हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है उस मोमेंट पे, क्योंकि आप नॉर्मल बिजनेस नहीं करते, काम नहीं करते, छुट्टी हो जाती है इलेक्शन की, बहुत सारी चीजें होती हैं। इस प्रॉब्लम को रियलाइज करते हुए बच्चों हमारे पास आया 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ये 1985 का एक्ट है, आई कैन रिमेंबर करेक्टली, पर प्लीज वेरीफाई कर लेना, बट मुझे मुझे सही याद है, ठीक है। ये एक्ट जब आया बच्चों, तो इसने कहा कि भैया ये जो है, कैसी डेमोक्रेसी रन करोगे अगर आप पलटूराम या आयाराम गयाराम की तरह काम करते रहोगे, तो ठीक है। तो यहां से आया बच्चों हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ, जो हमारे 10th शेड्यूल में ऐड हुआ। स्केड्यूल में तुम्हें किस दिन पढ़ाऊंगी। स्केड्यूल बच्चों हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, वी हैव टोटल ऑफ 12 स्केड्यूल्स, बट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों क्या था, इट वाज ओनली 8 स्केड्यूल्स, बाद में 9 स्केड्यूल 10 स्केड्यूल, तो यही वाला हो गया, फिर 11th 12th स्केड्यूल को भी ऐड किया गया था।
सो अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एंटी डिफेक्शन लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से स्केड्यूल में है, 10th स्केड्यूल में, ठीक है, तुम उससे याद करें, तुमने वो गाना सुना है, 10 बहाने करके ले गई दिल, ठीक है, तो वो भी 10 बहाने मार के पार्टी छोड़ के चले जाते हैं और दूसरी पार्टी को दिल दे देते हैं अपना, तो ऐसे याद करना 10, 10th स्केड्यूल, ठीक है। 10th स्केड्यूल और अमेंडमेंट हमारा कौन सा है, 52nd अमेंडमेंट, ठीक है। इतना समझ में आया बच्चों? आई होप कि जिसको किसी को भी नहीं पता होगा एंटी डिफेक्शन, तुम्हें कम से कम ये समझ में आ गया हो कि डिफेक्शन क्या है और एंटी डिफेक्शन क्या है। तो एंटी डिफेक्शन क्या होगा बच्चों? व्हेन वी ट्राई टू स्टॉप दीज पीपल फ्रॉम ज्वाइनिंग अदर पार्टीज ऑन रेकलेस ग्राउंड्स। देखो बेटा, वी आर नॉट सेइंग कि एक बार जिस पार्टी का नाम तुमने हाथ पे टैटू करवा लिया, मरते मरते दम तक तुम उसी पार्टी के मेंबर रहोगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन व्हेन यू आर लीविंग अ पार्टी एंड ज्वाइनिंग अनदर पार्टी, यू शुड हैव सम रीजनेबल कॉज टू डू इट। सिर्फ इसलिए कि वो पार्टी आपको बढ़िया पोजीशन या मंत्री पद आपको ऑफर कर रही है, या आपको 2-5 करोड़ रुपए ऑफर कर रही है, दैट्स नॉट अ रीजन टू लीव योर प्रीवियस पार्टी एंड ज्वाइन अनदर पार्टी, ठीक है। तो दिस वाज कॉल्ड एज डिफेक्शन। उसको रोकने की जो कोशिश थी बच्चों, दैट वाज एंटी डिफेक्शन। प्लीज टेल मी दैट ये समझ में आया या नहीं आया? ये आया समझ में कि डिफेक्शन क्या है, ये प्रॉब्लमेटिक क्यों है और इसको हम रोकना क्यों चाहिए हमें? आया? शाबाश, ठीक है। अब एक बार इसकी भाषा के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं कि भैया एंटी डिफेक्शन होता क्या है। एंटी डिफेक्शन लॉ बच्चों बेसिकली इज अ सेट ऑफ रूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन टू प्रिवेंट द इलेक्टेड पॉलिटिशियंस, चाहे वो बच्चों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, स्टेट गवर्नमेंट के हो, फ्रॉम स्विचिंग पॉलिटिकल पार्टीज फॉर पर्सनल गेन और पॉलिटिकल मेन्यूवरिंग। पर्सनल गेन तो तुम समझ गए, जैसे मैंने बताया कि भैया वो वाला प्लॉट आपके नाम पे कर देंगे, ठीक है, मंत्री जी का पद आपको दे देंगे, 10 करोड़ रुपए आपको दे देंगे, ये हो गया पर्सनल गेन। पॉलिटिकल मेन्यूवरिंग क्या हो गया कि भाई एक एक्स पार्टी है, उसके पास सिर्फ 4 एमएलए कम पड़ रहे हैं मेजोरिटी बनाने से, अगर वो 4 और एमएलए बना दे तो वो मेजोरिटी सीट लेके आ जाएगा, गेटिंग। तो उसने क्या करा कि दूसरी पार्टी से 4 एमएलए खरीद के अपने पास लेके आ गया, गेटिंग। सो दिस इज पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग, जहां पे आप वैसे नहीं जीत रहे थे इलेक्शन, आपने लोगों को, बाकी पॉलिटिशियंस को, इलेक्टेड मेंबर्स को भड़का के, पैसे का लालच देके, कैसे भी करके अपनी पार्टी ज्वाइन करवाई टू फॉर्म दैट काइंड ऑफ मेच्योरिटी, ठीक है। कमल, डिस्क्वालिफिकेशन यही होता है। मैं बताऊंगी कि जब आप डिस्क्वालीफाई करते हो एंटी डिफेक्शन के ऊपर, तो अब बच्चों हमने क्या किया, जो भी लोग इस तरीके का डिफेक्शन करते हैं, है ना, जो अपनी पार्टी को धोखा देते हैं, अपनी जनता को धोखा देते हैं, उनको बच्चों एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर किया जाता है डिस्क्वालीफाई। जैसे हम लोग स्कूल्स में कंपटीशन में डिस्क्वालीफाई नहीं, जो कोई अनफेयर मींस यूज करता था, चीटिंग करता था या कुछ भी करता था, ऐसे ही इन पॉलिटिशियंस को बच्चों हम क्या करते हैं, डिस्क्वालीफाई करते हैं। ये प्रॉब्लम मैंने तुम्हें बता दी, ये सिर्फ एक फैक्चुअल चीज है, याद करने की जरूरत नहीं है। बिटवीन 1967 एंड 1972 नियरली 2000 केसेस, कैन यू इमेजिन, 2000 केसेस ऑफ डिफेक्शन अकर्ड। मतलब तुम सोचो, जरूरी नहीं है कि 2000 एमपीज या एमएलए इन्वॉल्व हो, मतलब एक बंदा भी 4-4 5-5 10-10 बार डिफेक्शन करके बैठा होगा, इमेजिन दिस, ठीक है। विच अकाउंटेड अबाउट 50% ऑफ लेजिस्लेचर्स, यानी कि उस वक्त जितने, अगर लेट्स से कि अगर 100 लेजिस्लेटर्स टोटल थे, यानी कि पॉलिटिशियंस थे जो इलेक्टेड थे, उनमें से 50 लोग डिफेक्शन कर चुके थे, अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन करते थे। Imagine this, how big of a problem this was, right? Now, it was added by the Constitution in, हाँ ये लिखा हुआ भी है, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन बच्चों डिफेक्शन का करंट अफेयर्स में आ गया, इवन लॉ में फॉर दैट मैटर, मुझे लगता है, ठीक है, दे विल डेफिनेटली आस्क यू। और एक बात याद रखना, ये तुमसे बहुत ही ज्यादा नियर नियर वाले क्वेश्चंस पूछेंगे, 52nd, 53rd, 54th, 51st ऐसे कर देंगे, या फिर 52nd में 1985 और 1986 लिख देंगे, गेटिंग। तुम्हें पता है ना क्लैट कितनी बदतमीजी करता है, बहुत ही क्लोज ऑप्शन देता है कभी कभी फैक्चुअल चीजों में। तो तुमको इसको अच्छे से याद करना होगा बच्चों। 52, 52 तो तुम्हें 52nd अमेंडमेंट याद करना है, ठीक है, और हमारा 1985। अब 1985 को तुम चाहे किसी के भी बर्थ ईयर से याद कर लो या कुछ भी याद कर लो, इट, आई डोंट केयर, बस ये याद करना है तुम्हें। 52nd अमेंडमेंट 1985, तो थोड़ा ऐसे भी कर सकते हो बच्चों, क्योंकि 52nd में 5 पहले है, यहाँ पे भी 85 में 5 बाद में है, 5 तो 5 से शुरू हो रहा है, 5 पे खत्म हो रहा है, इतना तो याद रखना, ठीक है। तो 1985 एंड 52nd अमेंडमेंट, और कौन सा स्केड्यूल ऐड किया था बच्चों, 10th स्केड्यूल। ये तो मैं तुम्हें 10 बहाने करके छोड़ गया पार्टी, ठीक है, 10 बहाने करके छोड़ गया पार्टी, तुम इसको गाना ही याद कर लेना, 10 बहाने करके छोड़ गया पार्टी, ठीक है, बस ऐसे जैसे जो भी तुम्हें याद करना है कर लेना, ठीक है। फर्दर, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बच्चों ऑफ 2003 omitted the notorious split provision of the 10th schedule and retained only the merger exception to prevent political party instability। पहले क्या होता था बच्चों कि पार्टीज में अगर स्प्लिट हो जाता था,
दो हिस्सों में बढ़ जाती थी, उसको भी अलाउ करते थे। यानी कि आप अगर अपनी पार्टी में 4-5 मेंबर या 10-15-20 मेंबर्स जोड़ के एक स्प्लिट बना लो कि हमारी अलग से एक अलग पार्टी है, हम तो वहां जाएंगे, वो भी अलाउड होता था। अब वो अलाउड नहीं है बच्चों, ठीक है। अब सिर्फ एक एक्सेप्शन है इस थिंग का, विच इज योर मर्जर। ये भी मैं तुम्हें बताऊंगी मर्जर होता क्या है, कि कब ऐसा होगा कि अगर पॉलिटिशियंस अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते भी हैं, ठीक है, तो भी वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा। जो मर्जर क्लॉज है बच्चों, ये एक एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है टू द ओरिजिनल, इफ द ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी मर्जेस विद अनदर एंड एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर अग्री टू द मर्जर। अब होता क्या है बच्चों, बिल्कुल सिंपल वे में थोड़ा माइंड को शांत करके समझना। अभी तक क्या प्रॉब्लम होती थी, फॉर एग्जाम्पल आम आदमी पार्टी है और बीजेपी है। अभी तक प्रॉब्लम क्या होती थी कि लेट्स से कि अगर एक एमएलए आम आदमी पार्टी से निकल के उसको धोखा दे के बीजेपी को ज्वाइन करता है, तो उसने क्या किया, उसने डिफेक्शन किया, ठीक है। उस डिफेक्शन के लिए हमें उसको क्या करना चाहिए, पनिश करना चाहिए, उसको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी अब तक, ठीक है। लेकिन बच्चों, अगर आम आदमी पार्टी के 2/3 मेंबर, बहुत बड़ी बात होती है बच्चों ये होना, 2/3 मेंबर ही पूरी पार्टी को छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो डिफेक्शन नहीं माना जाता। इसका मतलब कुछ सीवियरली ऐसा मान के चलते हैं कि कुछ बहुत ही ज्यादा गलत होगा आम आदमी पार्टी में, कि भैया तुम समझो बच्चों, 2/3 लोगों को निकाल के दूसरी पार्टी में लाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। गेटिंग, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर उस पार्टी में 10 लोग हैं, तो 10 का 2/3 कितना हुआ बच्चों, अप्रोक्सीमेट निकालना जरा। 6.66, लगभग, मतलब 7 मेंबर्स मान लो लगभग, है ना। तो अगर बच्चों हमें 10 लोगों की पार्टी में से 7 लोग, अप्रोक्सीमेटली 7 लोग निकल के अगर दूसरी पार्टी ज्वाइन करते, उसको डिफेक्शन नहीं कहा जाता, फिर उसको कहा जाता है बच्चों मर्जर। यानी एक संगठन बना लिया, मर्जर समझते हो ना, कि मर्ज करना दो चीजों को, कि ये माना जाएगा भैया कि वो पार्टी ही पूरी जाके मर्ज हो गई है दूसरी पार्टी में, जो 3-4 मेंबर छोड़ गए उन्हें अब कोई ना पूछ रहा। गॉट माय पॉइंट। सिर्फ एक आध मेंबर जब निकलता है, इसका मतलब ये होता है कि पार्टी तो अभी जिंदा है, बट उसमें से वो एमपी एमएलए निकल के बाहर चला गया है। लेकिन अगर पार्टी के इतने मेजोरिटी लोग ही निकल के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो उनको मर्जर ऑफ पार्टीज कह दिया जाता है। ये लॉजिक समझ में आया बच्चों कि नहीं आया? अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक बच्चा क्लास से गायब है, तो हम बोलेंगे कि भाई वो क्लास से एब्सेंट है। पर अगर 50 बच्चों की क्लास में से 40 बच्चे गायब हो गए, तो उसको क्या बोलोगे, बंक बोलोगे कि एब्सेंट बोलोगे? क्या लगता है? बंक। अब आया मामला समझ में? तो अगर एक आध मेंबर पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है, अगर अनरीजनेबल कॉज पे जा रहा है, तो वो डिफेक्शन कर रहा है। लेकिन अगर इतने सारे मेंबर छोड़ के जाते हैं बच्चों, तो ये माना जाएगा कि भाई वो पार्टी ही दूसरी पार्टी में जाके कोलैबोरेट कर गई है। गॉट इट? यस यस, वेरी गुड, ठीक है। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। अब कौन ऐसा क्या क्या करे कि उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा? पहला, वॉलंटरी गिविंग अप मेंबरशिप। अगर बच्चों कोई एक इलेक्टेड मेंबर है हु फॉर्मली रिजाइंस फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी जिससे वो इलेक्ट हुआ था, तो ही इज नो मोर द मेंबर ऑफ दैट पार्टी। ये तो ऑब्वियस है कि नहीं ऑब्वियस है बच्चों? अगर मैं कांग्रेस से इलेक्ट हुई हूं, मैंने खुद ही रिजाइन कर दिया दैट आई एम नो मोर अ मेंबर ऑफ कांग्रेस, ठीक है। इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट वॉलंटरी गिविंग अप कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम अ मेंबर्स कंडक्ट इवन विदाउट अ फॉर्मल रेजिग्नेशन। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम वेट नहीं करेंगे कि आपने लिख के रिजाइन किया हो। आपकी अगर हरकतें भी ऐसी हैं, पार्टी की मीटिंग में आते नहीं, पार्टी के सपोर्ट में वोट करते नहीं, पार्टी के बारे में उल्टा फुल्टा बोलते हो इधर उधर, ठीक है। अच्छा बस बीच में भी मर्जर क्लॉज एक्सप्लेन करूंगी थोड़ी देर में, ठीक है, डोंट वरी, ओके। सो दिस इज बच्चों वॉलंटरी गिविंग अप मेंबरशिप। तो अगर आप वॉलंटरली अपनी मेंबरशिप को गिव अप कर रहे हो अपनी प्रीवियस पार्टी से जिससे आप इलेक्ट हुए थे, देन इट्स ऑल्सो एक्चुअली अ प्रॉब्लम, क्योंकि भाई आप उससे इलेक्ट हुए और आप खुद ही रिजाइन कर रहे हो, तो पार्टी, जिस पार्टी को आप रिजाइन कर रहे हो, वो आपके ऊपर ये लगा सकती है कि आप उसको डिफेक्ट कर रहे हो, क्योंकि वो आपको कैसे से उसने आप पे पैसा लगाया, आप पे बेट करा, आपको आपके ऊपर भरोसा दिखाया, और आपने इलेक्ट होने के बाद उस पार्टी को रिजाइन कर दिया, तो वहां पे पार्टी आपके ऊपर डिफेक्शन का चार्ज लगा सकती है। पहला पॉइंट क्लियर है सबको या नहीं है बच्चों? मैत्री, इन दैट केस जो 1/3 जो बच जाते हैं, एक्चुअल में क्या होता है, वो पार्टी के मेंबर्स तो रहते हैं, लेकिन पिछली पार्टी तो देखो खत्म नहीं होती है, लेकिन इस केस में वो बस इकलौते मेंबर्स बच जाते हैं प्रीवियस पार्टी के, क्योंकि जो पार्टी अब जो 2/3 मर्ज हो गई वो तो बीजेपी बन गई ना। ये देखो, अगर आपके 7 मेंबर्स, 10 में से 7 मेंबर्स जाके मिल गए बीजेपी में, तो अब तो वो बीजेपी के ही मेंबर्स हो गए ना, तो ये जो बचे हुए 3 है वो रहेंगे आपके मेंबर्स ही, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स वो पार्टी का रिकग्निशन शायद वो होल्ड कर ही ना पाए, क्योंकि इतने कम लोग हैं उसमें। पहला, अगर आगे समझ में कि अगर आप खुद ही रिजाइन कर दे रहे हो अपनी पार्टी से, तो भैया पार्टी तो गुस्सा आप पे होगी होगी, या आप अपनी हरकतों से अगर रिजाइन कर रहे हो कि आप कर तो कुछ नहीं रहे, लेकिन आप बात भी नहीं करते, पार्टी की मीटिंग्स में नहीं आती, पार्टी के फेवर में वोट नहीं करते, पार्टी के बारे में इधर उधर गलत 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 बोलते रहते हो, गलत गलत, तो भी आप रिजाइन, आपका माना जाएगा कि आपने रिजाइन कर रखा है, आपका मन जो है वो पार्टी के पास नहीं है।
दूसरा ग्राउंड बच्चों, कब आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, डिफाइंग द पार्टी विप। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स जो होता है बच्चों किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, वो होता है पार्टी विप। जब तुम कॉलेज में आओगे ना, तो तुम्हें एक टाइप का डिबेट होता है, पार्लियामेंट्री डिबेट, अगर तुमने सुना होगा तो। इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट डिबेट कॉम्पिटिशंस। मैंने बहुत सारे डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया, नेशनल लेवल पे भी। और मोस्टली बच्चों आई यूज टू बी द विप। विप बंदा वो होता है बच्चों जो एकदम विपिंग, पता है क्या होता है, जो हंटर से सैश मारते हैं एकदम, जो फटाक से पड़ती है, उसको विप कहते हैं। टू विप द क्रीम, विप कर देना एकदम, मतलब धो देना जिसको कहते हैं। पार्टी विप जो होता है बच्चों, वो बहुत ही पावरफुल मेंबर होता है पार्टी का, जो अपनी पार्टी को पूरी तरीके से होल्ड करके रखता है। समझ रहे हो कि पार्टी के खिलाफ अगर कोई कुछ भी कहता है करता है, तो विप एकदम से एक्टिव हो जाता है और अपनी पार्टी को सेफ गार्ड करता है। ठीक है। सो यहाँ पे बच्चों, अगर कोई ऐसा मेंबर है, यानी कि ऐसा कोई मतलब इलेक्टेड मेंबर है जो वोट करता है और एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस कॉन्ट्ररी टू द डायरेक्शंस इशूड बाय द पॉलिटिकल पार्टी। अब मेरे साथ एक चीज इमेजिन करो, हम सब इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। ठीक है। सब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को बिलोंग करते हैं। हम में से 10 मेंबर्स जो हैं वो कांग्रेस के हैं, 15 जो है वो बीजेपी के हैं, 10 जो है वो 8-10 जो है वो आपके हैं, कोई आरजेडी का है, कोई डीएमके का है, कोई किसी किसी का है। ठीक है। अब बच्चों एक मोशन पास होने वाला है कि अब से क्लैट का जो एग्जाम है वो दिसंबर में नहीं, वो मई में होना चाहिए, आफ्टर द बोर्ड्स। ठीक है। मेरी पार्टी जो है उसका ये मानना है कि नहीं भाई, एग्जाम दिसंबर में हो रहा है, दिसंबर में ही होना चाहिए। ओके। तो मैंने अपनी पार्टी के सभी मेंबर से, कौन कौन है, अनन्या, अवनी, शुभांगी, रागा, राघव, जबजोत, नीलम और कनिष्का, ये मेरी मेंबर्स है पार्टी के। ठीक है। और मैंने इनको बहुत साफ साफ समझाया था कि देखो भैया, जब वोट होगा पार्लियामेंट में कि दिसंबर में होना चाहिए या जनवरी में या मई में, हमें यही वोट करना है कि दिसंबर में ही होना चाहिए। गेटिंग? देखो बेटा, ये कोई डेमोक्रेसी यहाँ पे तो चल नहीं रही है कि तुम्हें अगर लाल पसंद है तो लाल, मुझे नीला पसंद है तो नीला। वी आर अ पार्टी, वी आर अ टीम। हाँ या ना? तो मैं एक पार्टी के विप थी और मैंने तुम्हें समझाया कि देखो भाई, जब वोटिंग होगी तो सब लोग दिसंबर पे वोट करके आना। खूब समझाया अच्छे से, हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, बंगाली में सबको समझाया मैंने अच्छे से। ठीक है। वोटिंग वाले दिन पे क्या होता है कि रागा जाके वोट करके आती है मई पे। क्यों भाई? ठीक है। और मुझे ये बात पता चल जाती है कि भाई इतना मैंने समझाया, और हमारी पार्टी का एक वोट तो मतलब बच्चों तुम समझे ना कि दूसरे को चला गया, वो वोट गया कि नहीं गया। अब अगर दूसरी पार्टी जो थी वो मई पे वोट करके आई, तो रागा ने तो अपना वोट उसको दे दिया ना। ठीक है। तो मेरा जो पर्सन था, जो मेरी स्ट्रेंथ होना चाहिए था, वो तो मेरे अगेंस्ट चला गया। चला गया कि नहीं? ठीक है। तो इस केस में बच्चों, रागा ने जब अपनी पार्टी को डिफाई किया, यानी कि उन्होंने, सबने एक तरफ वोट किया और रागा ने अलग ही वोट कर दिया, इज इट नॉट रॉन्ग टू दैट पार्टी? क्या ये उसकी यूनिटी के लिए अगेंस्ट नहीं है? कल को तो भाई रागा का कोई अगर 1 करोड़ रुपए देगा तो रागा तो निकल लेंगे हम बीजेपी में। ठीक है। तो इस केस में बच्चों, ये भी एक बहुत बड़ा डिफेक्शन का ग्राउंड होता है कि अगर आपकी पार्टी का मेंबर आपकी पार्टी के अगेंस्ट वोट कर दे, या वोट ही ना करे जब उसकी वोटिंग की रिक्वायरमेंट थी। गेटिंग? रागा जानबूझ के ऐसा हो रहा है कि पिछले 5 बार से, जब हमारी पार्टी को जरूरत थी अपनी मेजोरिटी वोट की, रागा ने अटेंड ही नहीं किया सेशन। इवन दो शी वॉज इन द सिटी, शी वॉज इन द पार्लियामेंट प्रीमाइसेस ऑल्सो, बट शी डिडंट कम ड्यूरिंग द वोटिंग आवर। तो बच्चों, क्या उसकी एक्टिविटीज से हम समझ सकते हैं कि शी इज नॉट वांटिंग टू सपोर्ट द पार्टी? किसी भी तरीके से शी वांट्स टू एब्सटेन एंड मे बी शो लॉयल्टी टू सम अदर पार्टी, नॉट टू द पार्टी शी इज अ मेंबर ऑफ। गेटिंग? तो ये भी बच्चों एक ग्राउंड होता है वेर यू डिफाई योर पार्टी विप। मतलब जो पार्टी का आपका विप है, विप से परेशान मत हो ना, मतलब बेसिकली आपकी पार्टी कर कहती है कि भैया एबीसीडी पे वोट करना है, तो बच्चों एबीसीडी पे ही वोट करना पड़ता है। यहाँ पे आप अपनी अकल अलग से नहीं चला पाते हो कि भाई नहीं मैं तो नहीं करूंगा, मेरे हिसाब से ऐसा है वैसा है। और कर भी लोगे तो एक आध बार कर लोगे, हद से हद। लेकिन उसमें भी बच्चों आपके ऊपर डिफेक्शन का चार्ज लग सकता है। शायद इम्पीचमेंट इज अ वेरी डिफरेंट प्रोसेस, वो मैं बाद में बताऊंगी व्हेन आई विल बी टॉकिंग अबाउट इम्पीचमेंट ऑफ जजेस और प्रेसिडेंट एंड एवरीथिंग। ठीक है। तो अभी वी डोंट नीड टू रीड इट। इसमें भी ओनली विल गेट डिस्क्वालिफाइड। ये ग्राउंड सबकी समझ में आया नहीं बच्चों? जब अपनी पार्टी के वोट के अगेंस्ट वोट कर देते हो या वोट ही नहीं कर रहे उसके फेवर में, तो तू आया क्यों? ठीक है। हम पूछेंगे रागा से, कि नहीं पूछेंगे कोने में ले जाके कि एक बात बता, हमें सच सच बता कि पार्टी में क्यों आई, ये बता हमें। ठीक है। तुमने, हमने तुझे टिकट दिया, तुमने इलेक्शन जीता, ठीक है, अब हमें सपोर्ट नहीं करती क्यों? भैया हमने क्या बिगाड़ा तेरा? तब रागा, अब जो भी रीजन हो बच्चों, वी स्विम टुगेदर एंड वी फ्लोट टुगेदर। यही होता है। डूबेंगे तो साथ साथ, तैरेंगे तो साथ साथ। कोई डूबता नहीं है पॉलिटिशियंस में से, डूबता सिर्फ आम आदमी है बेटा। नेक्स्ट बच्चों, इंडिपेंडेंट मेंबर्स। याद है मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें क्या बताया था, कौन होते हैं इंडिपेंडेंट मेंबर्स? जिन्हें कोई टिकट, पार्टी अपना टिकट नहीं देती, लेकिन फिर भी वो इलेक्शंस लड़ते हैं। और कई बार बच्चों, आई एम टेलिंग यू,
इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी जीत जाते हैं इलेक्शंस। गेटिंग? तो कभी कभी, क्योंकि बच्चों फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ही ज्यादा अच्छे काम करती हूँ, लोगों की बहुत मदद करती हूँ, सब कुछ अच्छा है, सब मुझे जानते हैं, मेरा बहुत वट है, जिसको कहते हैं ना लोग, मेरा बहुत नाम है एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो मेरे को ना कांग्रेस का सपोर्ट चाहिए, ना मुझे बीजेपी का सपोर्ट चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मैंने इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ा और सिर्फ अपने बलबूते पे मैंने वो इलेक्शन जीत लिया। होता है ना, कई बार ऐसा होता है। देखो मतलब आई नो बच्चों, मोस्टली लोग कोशिश ये करते हैं कि टिकट मिल जाए, पार्टी का एक ऑथराइजेशन मिल जाए, बड़ी पार्टी का। लेकिन कईयों जगहों पे बच्चों इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी इलेक्शन जीतते हैं। अब तुम सोचो बच्चों कि उसको अगर लेट्स से कि 1 लाख लोगों ने वोट करके इंडिपेंडेंटली भी जिता दिया, वो कितना प्यार करते होंगे उस इंसान से, करते होंगे ना, कितना भरोसा होगा उनको उस कैंडिडेट के ऊपर। तुम्हें क्या लगता है अगर वो इंडिपेंडेंटली लड़ रहा था तो वहां पे क्या कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं रहा होगा, बीजेपी का कैंडिडेट नहीं रहा होगा? लड़ा तो उन्होंने भी, इलेक्शन होगा। लेकिन लोगों ने किसको वोट दिया? उस इंडिपेंडेंट पर्सन को वोट दिया। अब तुम एज अ वोटर इमेजिन करो बच्चों कि अगर तुम किसी को इंडिपेंडेंट पार्टी पर पर्सन को वोट दो और इलेक्शन जीतने के बाद वो बीजेपी को ज्वाइन कर ले, तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा उस इंसान के ऊपर? कि भाई हमें अगर बीजेपी को ही जिताना होता तो हम बीजेपी वाले कैंडिडेट को वोट करते ना भाई। तेरे को हमने वोट किया बिकॉज वी वांटेड टू, वी सॉ पोटेंशियल इन यू, दैट यू विल बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम दीज बिग शॉट पार्टीज एंड तुम हमारी बात को सुनोगे। और तुम हम क्या कर रहे हो, पूरा हमारे इंडिपेंडेंट के नाम पे हमसे सपोर्ट ले लिया, वोट ले लिया, अब तुमने एक पार्टी ज्वाइन कर ली। तो ये धोखा फील हुआ तुम्हें एज अ वोटर या नहीं हुआ बच्चों? हुआ ना कि भाई ये क्या बात है, हमने तो इसको वोट दिया था इंडिपेंडेंट, उस पर ये पार्टी ज्वाइन कर रहा है। तो इन दिस केस ऑल्सो बच्चों, अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर अपने इलेक्शन के बाद कोई पार्टी ज्वाइन कर ले तो वो डिस्क्वालिफाइड माना जाता है, मतलब उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। गेटिंग? क्योंकि आप देखो बेटा, इतनी सी बात है, लोग जब अपना वोट कास्ट करते हैं बच्चों तो अगले 5 साल का अपना फ्यूचर उस कैंडिडेट के मतलब कंधों पे रखते हैं। गेटिंग? अगर वो कैंडिडेट उसकी जिम्मेदारी को निभाता हुआ नहीं दिखता तो वो डिजर्विंग है टू बी डिस्क्वालिफाइड। आया समझ में? दिस इज विद द इंडिपेंडेंट मेंबर कि अगर आप इंडिपेंडेंट थे और जीतने के बाद आप कोई पार्टी ज्वाइन करते हो, ऐसा अलाउ नहीं किया जाएगा। सेम बच्चों, नॉमिनेटेड मेंबर्स, इफ अ नॉमिनेटेड समझते हो, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है कुछ मेंबर्स को या गवर्नर नॉमिनेट करता है, उनको इलेक्शन नहीं लड़ने पड़ते। वो बस अपने अच्छे लिटरेचर की वजह से, अपने अच्छे करियर की वजह से, आर्ट में उन्होंने या साइंस एंड टेक में कहीं भी कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन किया होता है, उसकी वजह से बच्चों उनको नॉमिनेट किया जाता है। कुछ लिमिटेड सीट्स होती हैं लोकसभा राज्यसभा में, ठीक है। इफ अ नॉमिनेटेड मेंबर हु इज नॉट इलेक्टेड बट अपॉइंटेड जॉइन्स अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 months ऑफ टेकिंग देयर सीट इन द हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम है क्योंकि बच्चों यू आर अ नॉमिनेटेड मेंबर, यू डोंट रियली नीड टू जॉइन अ पार्टी। तुम्हें थोड़ी ना इलेक्शन लड़ना था, तुम्हें तो नॉमिनेट किया था, तो तुम्हें तो इलेक्शन लड़ना ही नहीं था। तुमने क्यों पार्टी ज्वाइन कर ली? तुम्हें क्या मिल रहा था पार्टी में भैया? इट मीन्स कि इवन दो आप एक नॉमिनेटेड मेंबर थे, you did not keep trust on the process and you joined another political party within like after 6 months. Within 6 months आप ज्वाइन कर सकते हो, आई थिंक, जितना मुझे पता है। बट आफ्टर 6 मंथ्स अगर आप करते हो बेटा तो वो आप डिस्क्वालीफाई होते हो उसमें, क्योंकि यू आर अ नॉमिनेटेड मेंबर, आपको इलेक्शन की नीड ही नहीं थी, तो आपको पार्टी की भी कोई नीड नहीं है। गेटिंग? ये 4 ग्राउंड सबके समझ में आए बच्चों? डिस्क्वालिफिकेशन के मर्जर को भूल जाओ अभी, वो मैं तो बाद में बताऊंगी। आए? पहला, अगर आप अपनी वॉलंटरली अपनी मेंबरशिप खुद रिजाइन कर देते हो। दूसरा, आप अपनी पार्टी को सपोर्ट ही नहीं करते या उल्टा वोट करके आ जाते हो। कौन कितना बदतमीज होगा कोई ऐसा करेगा तो, ठीक है। तीसरा, इंडिपेंडेंट मेंबर थे आप, इंडिपेंडेंटली जीते और आपने फिर कोई पार्टी ज्वाइन कर ली, आपने लोगों का ट्रस्ट तोड़ दिया है। और चौथा, आप एक नॉमिनेटेड मेंबर थे, आपको इलेक्शन की कोई नीड भी नहीं थी, आप इलेक्शन के थ्रू आए भी नहीं हो, तब भी आप एक पार्टी ज्वाइन करते हो आफ्टर 6 मंथ्स। गेटिंग? सो दिस इज व्हाट इज देयर इन द, ये आया समझ में बच्चों? ऐसे में बच्चों जब भी कोई गड़बड़ करेगा ही इज एलिजिबल, और एटलीस्ट उसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार अब लटक जाती है। सिर्फ एक एक्सेप्शन इसमें बच्चों हमारा कौन सा है? मर्जर, ठीक है। ये मैं तुम्हें अभी 1-2 स्लाइड्स के बाद बताऊंगी क्योंकि मुझे पता है अभी मैं बताऊंगी तुम्हें, तुम्हारे दिमाग में कूल माइंड से नहीं सुन पाओगे तुम अभी, ठीक है। तो पर आज ही बताऊंगी, चिंता मत करो। तो ये स्लाइड में तुम्हें तब कराऊंगी बच्चों जो एक्सेप्शन की स्लाइड है आफ्टर 1-2 टॉपिक्स, तो डोंट वरी, थोड़ा फ्रेश माइंड से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, एक्सेप्शंस क्या होते हैं? प्रिसाइडिंग ऑफिसर इसका एक्सेप्शन है, यानी कि इफ अ मेंबर इज इलेक्टेड एज अ स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द हाउस, दे कैन रिजाइन फ्रॉम देयर पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, टू मेंटेन न्यूट्रलिटी इन देयर रोल एंड दे विल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड। तुम्हें पता है ना, जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है या चेयरमैन, अगर बोलो चेयरमैन तो कौन ही होता है, चेयरमैन हमारा कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो अगर कोई अपने चेयरमैन या लोकसभा का स्पीकर बन गया है, उसके बाद वो अपनी पार्टी से रिजाइन कर सकता है बच्चों। क्योंकि देखो एक बात सोचो ना, अगर वो बीजेपी का ही मेंबर, हो सकता है वो था ओरिजिनली था और अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, तो क्या उसका बायस नहीं रहेगा? बायस वैसे भी रहेगा उसका, लेकिन वैसे भी बायस रहेगा अगर वो उस पार्टी से भी ज्वाइन रहेगा तो, है ना। तो अगर कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपनी पार्टी को लीव करता है आफ्टर ही इज होल्डिंग दैट ऑफिस, वो कर सकता है। इन दैट केस जो उसका रेजिग्नेशन है
वो डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ नहीं बढ़ेगा। गेटिंग? एंड दे कैन रीजॉइन द पार्टी आफ्टर देयर टेन्योर एंड्स। तो एक बार अगर उनका टेन्योर खत्म होता है तो वो पार्टी को रिजॉइन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं तुम्हें बता देती हूँ बच्चों, ये मैं चलो तुम्हें तभी बताऊंगी, रोल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड एवरीथिंग। ठीक है, ये मैं तुम्हें कराऊंगी, अभी लीगल लीगल हो गया है, मैं तुम्हें कराती हूँ। क्वाड करें बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है आज का वैसे। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्वाड क्या होता है। क्वाड तो पता होगा, क्वाड्रिलेटरल का शॉर्ट होता है, मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं। और क्वाड्रिलेटरल या क्वाड क्या होता था? एनीथिंग दैट हैज 4 कॉर्नर्स। ठीक है, तो जिस भी चीज के 4 कोने हो, चाहे वो किसी भी शेप में हो, ये रेक्टेंगल हो गया, ये ट्रेपीजियम है, ठीक है, ये हमारा स्क्वायर है, कोई भी ऐसी चीज जिसके 4 कोने होते हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं, उसको क्वाड कहा जाता है बच्चों। ठीक है, पर गुड न्यूज है, मैं मैथ्स नहीं पढ़ाने वाली तुम्हें, वरना तुम्हारा जीवन ही बर्बाद हो जाता आज तो। ठीक है, अगर मैं तुम्हें मैथ्स पढ़ाती हूँ तो, बट मैं तुम्हें करंट अफेयर्स ही पढ़ा रही हूँ। तो है क्या बच्चों कि ये 4 कंट्रीज का एक समिट है, एक ग्रुप है। ठीक है, दीज 4 कंट्रीज हैव कम टुगेदर टू वर्क ऑन मेनी ग्राउंड्स, मेनी फील्ड्स। ठीक है, कौन कौन है इसमें? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, इंडिया, देखो कौन कौन है। इंडिया है तो इंडिया का फ्रेंड जापान तो है, इंडिया का फ्रेंड है जापान। ठीक है, जहां इंडिया है, यूएस को तो है ही बहुत खुजली, वो तो माने आएगा नहीं, माने बिना नहीं आएगा। ठीक है, वो तो आएगा ही आएगा। ठीक है, यूएस भी है ही। ठीक है, फिर इस कोने में ऑस्ट्रेलिया ने कहा भैया हमें भी इंक्लूड कर लो, हमें ज्यादा कोई पूछता तो है नहीं। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ क्वाड में ही हमें इंक्लूड कर लो। क्योंकि बच्चों ये किस रीजन के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नोट्स बना रहे हो या इसमें लिख रहे हो तो प्लीज लिखना बच्चों, इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन समझते हो? मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाती हूँ, मैंने इसको, मुझे स्लाइड में डालना चाहिए था बट मैं चलो तुम्हें यहाँ पर दिखा देती हूँ। इंडो पैसिफिक रीजन का मतलब होता है बच्चों वो रीजन जो इंडिया, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता हो, या कॉमन रीजन बिटवीन दीज टू। ठीक है, आप जरा इन कंट्रीज को ढूंढो तुम। इंडिया दिख रहा है सबको? मैं से मार्क नहीं कर पाऊंगी बच्चों क्योंकि अभी इमेज खुला हुआ है। इंडिया दिख रहा है? ठीक है, नेक्स्ट मेंबर ऑफ क्वाड जापान दिख रहा है, चाइना के बाद, चाइना को बीच में स्किप कर दो, जापान दिख रहा होगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है सबको, इंडोनेशिया के नीचे बड़ा सा ऑस्ट्रेलिया दिख रहा होगा। ठीक है, एंड कोने में देखो यूएस दिख रहा होगा, है वो बहुत बड़ा लेकिन है कोने में। ठीक है, क्योंकि बच्चों यूएस का जो वेस्टर्न साइड है वो पैसिफिक ओशन को टच करता है, वो भी बात तुम सबको पता होगा। जो ईस्टर्न साइड है उसके और यूरोप के बीच में अटलांटिक ओशियन है। लेकिन यूरोप का जो पूरा यूएसए का जो पूरा लेफ्ट साइड है वो पूरा किससे टच होता है? पैसिफिक रीजन से टच होता है। और इंडियन में जो इंडिया कहाँ पे? इंडियन ओशियन में। और ये बाकी सारी जगहें जो है, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, या फिर यूएसए, इनका ये वाला साइड पैसिफिक ओशियन में है। ठीक है, इसीलिए बच्चों इसको इंडो पैसिफिक रीजन कहा जाता है, दैट रीजन विच इज कॉमन बिटवीन द इंडियन ओशियन एंड द पैसिफिक ओशियन। ये आया सबके समझ में? ठीक है, अब अगर बच्चों इसको तुम ज्वाइन करने की कोशिश करो तो क्या तुम्हें एक ऐसा रोम्बस सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है? इंडिया से जापान तक एक लाइन लेके जाओ, जापान से यूएस तक की लाइन लेके जाओ, इमेजिन करो, यूएस से ऑस्ट्रेलिया, वापस ऑस्ट्रेलिया से इंडिया। तो एक तुम्हें एक रोम्बस जैसी काजू कतली की शेप नहीं होती, काजू कतली की शेप बनती हुई दिख रही होगी तुम्हें। इसीलिए बच्चों इसका नाम क्वाड रखा गया है, क्योंकि ये 4 कंट्रीज बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही डोमिनेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं टू कंट्रोल द इंडो पैसिफिक रीजन। आया समझ? इनको बच्चों ना रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कहा जाता है, जैसे कि सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, आसियान, व्हाट इज व्हाट, एसोसिएशन मतलब साउथ ईस्ट, ठीक है, एशियन कंट्रीज। ठीक है, ये कैसी है? रीजन के ऊपर बेस्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल जो यूनाइटेड नेशंस है, उसको रीजन से कोई लेना देना नहीं है, भी बहुत सारी कंट्रीज उसकी मेंबर है, चाहे वो पैसिफिक की हो, अटलांटिक की हो, कहीं की भी हो। ठीक है, नेटो, नेटो जो है बच्चों वो डिफेंस में कहा जाता है, रीजनल काइंड ऑफ है बट उसमें डिफेंस का ज्यादा है, विच इज लाइक कलेक्टिव डिफेंस इसको हम कहते हैं। ठीक है, जो क्वाड है ना बच्चों, क्वाड को एक्चुअली इंडो पैसिफिक वर्जन ऑफ नेटो या एशियन नेटो भी कहा जाता है, तो इसको लिख लेना, एशियन नेटो। क्योंकि अभी तक बच्चों जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो नॉर्थ अटलांटिक रीजन में जो कंट्रीज पड़ रही हैं, उन्होंने अपना एक ट्रीटी बनाया था कि भैया अगर एक पे अटैक होगा तो हम मानेंगे कि सब पे अटैक हुआ है। ये आई थिंक नेटो के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तुमने। ठीक है, ये था बच्चों नॉर्थ अटलांटिक रीजन का, जिसमें यूएस यूएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, लेकिन ऐसा ही एक वर्जन हमने इंडो पैसिफिक में बनाया है, विच इज कॉल्ड एज क्वाड। तो क्वाड को बच्चों क्या कहा जाता है, किस रीजन में है? रीजन सबको याद रहेगा, विच रीजन में, कॉन्सेप्ट में फंक्शन करता है? इंडो पैसिफिक में फंक्शन करता है। इसको और क्या कहा जाता है? एशियन नेटो, यानी कि एशिया का जो नेटो, वो क्या है? क्वाड है, क्योंकि उसकी जो काइंड ऑफ फंक्शंस हैं, उसके काम करने का तरीका, उसका आउटलुक, वो काफी ज्यादा उस नेटो से मैच करता है, जो वहां की कलेक्टिव सिक्योरिटी के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा बच्चों कि क्वाड क्या होता है। क्वाड एक
रीजनल एक अमेलगमेशन है, एक रीजनल कमिंग टुगेदर है ऑफ 4 कंट्रीज, इंडिया, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया। काजू कतली की आपको पिक्चर आनी चाहिए ये वाली। यहाँ पे था इंडिया, यहाँ पे था जापान, यहाँ पे था यूएस, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ये बन गई काजू कतली हमारी। ठीक है, दिस इज क्वाड, क्योंकि ये 4 मेंबर्स इसमें हैं। गेटिंग? इसका भी पर्पस बेटा, आई नो ये बहुत लोग अग्री नहीं करते हैं, और चाइना तो इसको गला फाड़ फाड़ के बोलता है, लेकिन क्वाड कभी भी सामने से बोलता नहीं है। एक्चुअली बच्चों हुआ क्या था कि इस रीजन में तुम्हें पता है डोमिनेंस चाइना की बहुत ज्यादा है, ये पता होगा, तुम ये मैप देख लो, खुद ही देखो बच्चों। यहाँ पे चाइना जो है, चाइना का रीजन जो है बच्चों, ये फिलीपींस दिख रहा है जहाँ पे चाइना के नीचे, ये है बच्चों साउथ चाइना सी। इसके जो ईस्ट में है, चाइना और जापान के बीच में, वो है ईस्ट चाइना सी। तो इस रीजन में ना चाइना का बहुत डोमिनेंस है। और अब तो बेटा क्योंकि इंडियन ओशन में पहले इंडिया का बहुत डोमिनेंस था, पर चाइना ने श्रीलंका में अपनी मिलिट्री बेस बना बना के, और रीजन में अपनी मिलिट्री बेस बना के, तो वो इंडियन ओशन में भी काफी ज्यादा उसने अपना बोलबाला बना रखा है। ठीक है, तो होता क्या है बच्चों, तुम्हें पता है ना, इंडिया और चाइना की नहीं बनती ज्यादा। यूएस और चाइना के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा, बनती है उनकी? नहीं बनती है, जब देखो तो ट्रेड वॉर चलता रहता है दोनों के बीच में। ठीक है, जापान और चाइना की भी नहीं बनती है, क्योंकि ये चाइना इतना बदतमीज देश है, मैं क्या बताऊं। मैं तो पता है बच्चों, चाइना का आई थिंक 13-14 कंट्रीज से अपना बॉर्डर शेयर करता है, और ऑलमोस्ट हर से इसका बॉर्डर डिस्प्यूट है सबकी। इंडिया में तुम्हें पता है बच्चों, जो अक्सैचिन वाला एरिया है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां पे भी चाइना कूदता रहता है जब देखो उसको मन करता है। ठीक है, जापान के साथ ईस्ट चाइना सी में लड़ता रहता है कि हमारा पानी, हमारा पानी। जापान कहता है भैया हमारा पानी, हम तो है ही पानी में, ठीक है, तू कहां से आ रहा है यहाँ पे, वहाँ हमारा पानी, हमारे रिसोर्सेज है। साउथ चाइना सी में फिलीपींस से लड़ता रहेगा, ठीक है, वियतनाम से, बाकी सब कंट्री से लड़ता रहेगा। ठीक है, सो दैट इट कैन क्रिएट अ डोमिनेंस एंड इट कैन कंट्रोल द हाइड्रोकार्बन। ये मैं तुम्हें लॉजिक समझाती हूँ बच्चों। चाइना को क्यों जमीन की कमी है? चाइना में प्लॉट कब्जा करना चाहता है? ऐसा तो है नहीं। ठीक है, चाइना पे जमीन बहुत है, जमीन की कोई दिक्कत नहीं है चाइना को। चाइना को रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है बच्चों। ठीक है, चाइना तुम देख रहे हो जैसे इंडिया है ना बच्चों, इंडिया के पास अपना क्रूड ऑयल नहीं है, चाइना के पास भी अपना क्रूड ऑयल नहीं है। गेटिंग? लेकिन प्रॉब्लम ये है बच्चों कि इंडिया की, एक बार तुम जरा ध्यान से देखो, इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन देखो। इंडिया को मिडल ईस्ट से कनेक्ट करना बहुत ईजी है नहीं? अरेबियन सी से सीधा आप अपने पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जाओ, आप पहुंच गए मिडल ईस्ट। ठीक है, कुछ भी नहीं है, ऐसा तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो गया, लेकिन फिर भी इंडिया अफगानिस्तान के साथ हमारे अच्छे टर्म्स हैं, हम वहां से भी जा सकते हैं। ठीक है, ईरान से भी जा सकते हैं, चाबहार पोर्ट हमने बना रखा है, हमारे पास बहुत रास्ते हैं। एक बार चाइना की ज्योग्राफी को स्टडी करो बच्चों, इस फोटो में देखो जरा चाइना को। चाइना को अगर मिडिल ईस्ट पहुंचना हो, कैसे पहुंचेगा सोचो? इंडिया को पार करके जा सकता है? बहुत मुश्किल है। हालांकि वो जो हमारा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में से बनाया था ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, बदतमीज उसका बहुत इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही, अब आपको पता है जो क्रूड ऑयल सड़क से कितना लेके आ जाओगे, कितना ट्रक में भर के लाओगे बताओ? ये तो शिप्स के थ्रू ही आ पाता है। अब एक बार वाटर कनेक्टिविटी देखो चाइना की, कहाँ से घूम के उसको जाना पड़ेगा? या तो वो यहां से घूमे, जो इंडोनेशिया जहां लिखा दिख रहा है बच्चों तुम्हें, यहीं से इसका रूट है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से जाता है। और स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है बच्चों, वो इंडिया के बहुत करीब है, यानी कि इंडिया जब चाहे वहां पर अपना डोमिनेंस दिखा के चाइना का रास्ता बंद कर सकता है। तो चाइना तो ठन ठन गोपाल बैठा रह जाएगा वॉर के टाइम पे, ले भैया इंजन लेके बैठा हुआ, तोप लेके बैठा हुआ, उसमें डीजल ही नहीं डालने को। ठीक है, क्या करेगा चाइना? अब ऐसा तो है नहीं कि उसमें बेटा वो सरसों का तेल डाल के चल जाएगा, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस, और अब नॉर्थ से देखो, अगर चाइना को नॉर्थ वाला जो हमारा पूरा वो है आर्कटिक ओशन, वहां से तो चाइना का तेल ही खत्म हो जाएगा वहां से तेल लाने में। ठीक है, तो चाइना के पास बच्चों दो ही फिजिबल ऑप्शंस थे, एक जो वो यूज कर रहा है यही वाला रास्ता, जो हमारा ये जो पैसिफिक रीजन की कंट्रीज है, इंडोनेशिया, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये जावा वगैरह यहाँ से आता है, और इंडियन ओशन से ये तेल लेके आ जाता है। और दूसरा आसान तरीका कौन सा है कि भाड़ में जाए मिडिल ईस्ट, इससे बढ़िया मिडिल ईस्ट में भी अपना कब्जा कर लो, ठीक, मिडिल ईस्ट कह रही हूँ, ईस्ट चाइना सी में भी अपना कब्जा कर लो, साउथ चाइना सी में भी अपना कब्जा कर लो, यहीं से पड़ोस में से तेल खोद खोद के निकालते रहो। ठीक है, इसीलिए बच्चों चाइना क्या करता है कि अपने आसपास की कंट्रीज पे इस तरह का डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है कि वहां की जो रिसोर्सेज है, जो वहां का पेट्रोल, ऑयल, क्रूड ऑयल है, हाइड्रोकार्बन है, सीएनजी है, एलएनजी है, इनको ये कब्जे में रख सके। अब लॉजिक समझ में आ रहा है बच्चों? तो कभी भी ना तुम जब ज्योग्राफी पढ़ो या करंट अफेयर्स पढ़ो, इट इज नियर लॉजिक। क्योंकि अगर चाइना को जापान से प्रॉब्लम है, तो क्या प्रॉब्लम है? जापान कौन सा चाइना की बहन को ले गया था, मतलब भगा के, कहते हैं ना कि मुझे बड़ा नाराज हो गया हो चाइना, ऐसा तो है नहीं। लड़ाई सिर्फ रिसोर्सेज की है, हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन मतलब जहां से हमारे पास ये रिसोर्स बच्चों, हमारे पास फ्यूल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल निकलता है। गॉट माई पॉइंट? सेम प्रॉब्लम चाइना की अपने साउथ चाइना सी में बाकी कंट्री से, सेम प्रॉब्लम इंडिया से है कि इंडिया के ऊपर डोमिनेंस रहेगा हमेशा, तो हम पाकिस्तान को इजिली पहुंच सकते हैं। नेपाल को वो इसलिए अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है ताकि वो इंडिया के बॉर्डर्स के पास आ सके।
प्लीज सर बच्चों, ये लॉजिक समझ में आया नहीं। मैं इसलिए इसमें इतना टाइम लगाती हूँ ताकि कल को जब तुम न्यूज़पेपर पढ़ो ना, तुम्हें ये ना लगे कि यार क्या दिक्कत क्या है, चाइना को क्यों कर रहा है, चाइना का प्रॉब्लम है क्या। आया समझ में, ये प्रॉब्लम है चाइना का बच्चों, ठीक है। तो अब क्या हुआ बच्चों की, अब तुम देखो इस रीजन में चाइना ने हर किसी की नाक में दम कर रखा था, जापान की भी, इंडिया की भी, यूएस की तो इतनी दूर रह के भी नाक में दम करके रखता है चाइना बिल्कुल ही, ठीक है। और इवन ऑस्ट्रेलिया बच्चों फॉर दैट मैटर इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ जापान, इंडिया एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो, ठीक है। तो ये डिसाइड किया गया यार कि चाइना की इस ग्रोइंग पावर को काउंटर करने के लिए हमें कुछ तो घेराबंदी करनी पड़ेगी। चाइना बहुत चिढ़ता है इस क्वाड से, पता तुम्हें, ये हमेशा कहता ही है यार तुमने बनाया ही इसलिए ताकि तुम मेरी पावर को खत्म कर सको, यहाँ पे कम कर सको। क्वाड कभी भी अग्री नहीं करता है, क्वाड क्या कहता है, अरे आपसे क्या लेना देना है यार, हमें, हम तो अपनी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, अपनी एक्सरसाइज करवाते हैं, अपना काम करते हैं, अपना ट्रेड कर रहे हैं, आपसे क्या मतलब है। बस वो ऑन द फेस बोलेंगे थोड़ी कि चाइना को परेशान करने के लिए क्वाड बनाया है, अभी चाइना को दबाने के लिए क्वाड बनाया है, लेकिन इट इज क्वाइट एविडेंट बच्चों कि चाइना के इस डोमिनेंस को रोकने की बहुत जरूरत थी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। वरना चाइना बच्चों बहुत बड़ी पावरफुल कंट्री है, इट कुड एक्चुअली विद द मनी इट हैज, इट कैन एक्चुअली, चाइना करता क्या है, गरीब देशों को या फिर जो क्राइसिस में देश होते हैं उनको सस्ते पे लोन दे देता है, ठीक है। उसे पता होता है लोन ये भर पाएंगे नहीं, और लोन को माफ करने के बदले वो वहां पे अपना मिलिट्री बेस बना लेता है। दिस इज द चाइना डेट पॉलिसी, डेट ट्रैप पॉलिसी जिसको कहते हैं। तो ये लॉजिक समझ में आया बच्चों कि क्वाड की जरूरत हमें क्यों फील हुई, किसी को अब परेशानी तो नहीं होगी क्यों बना दिया, किसी को क्या जरूरत पड़ रही थी क्वाड बनाने की, ये जरूरत पड़ रही थी बच्चों क्वाड बनाने की, ठीक है। अब देखो हुआ कैसे बच्चों कि यहाँ पे प्रीवियस क्वाड जॉइंट स्टेटमेंट्स हैव ऑलवेज, अब मैंने प्रॉब्लम बता दिया, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं कि पहले क्या होता था बच्चों, जब जॉइंट स्टेटमेंट्स या फिर जब क्वाड की मीटिंग खत्म होती थी तो हर बार नेक्स्ट समिट कब होनी है, कहाँ होनी है, किस एजेंडा पे होनी है, वो डिस्कस कर लिया जाता था। इस बार देखो क्या लिखा है, लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट समिट, मिलते हैं, आइएगा, जब आएंगे तो घर भी आइएगा, चाय पीजिएगा, ठीक है। अरे भैया ये क्या बात हुई, ठीक है, बताओ तो कब मिलना है, क्यों मिलना है, किस बात पे मिलना है। तो इस बार एक अनसर्टेनिटी जो है बच्चों वो देखने को मिली। कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स यहाँ पे इंडिया के एक्सटर्नल, अब देखो बच्चों क्योंकि एक इंटरनेशनल समिट है तो कौन पार्टिसिपेट करेगा, मैं तो जाऊंगी नहीं पार्टिसिपेट करने, मैं बिजी रहती हूँ ना थोड़ा, ठीक है। तो इसलिए हम किसको भेजते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को भेजते हैं। वो कौन है हमारे इंडिया में, एस जयशंकर। आई थिंक इनको तो सभी जानते होंगे, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक लीडर्स दैट वी हैव, आईएफएस ये रह चुके हैं इंडियन फॉरेन सर्विसेज में, ठीक है। और एस जयशंकर हमारे इस वक्त एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, तो ये नेम तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर, आई थिंक ये पूछेगा नहीं कभी भी, बट एक बार नाम पढ़ लो, ठीक है, जस्ट इन केस नाम पढ़ लो। पेनी वोंग, ये तो मुझे चाइना का ही लग रहा है, ऑस्ट्रेलिया का कहाँ से है, पेनी वोंग, ठीक है, चलो खैर होगा, चाइनीज होगा, गुस्से में ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन कर लिया होगा, ठीक है। जापानीज में हमारे हैं तोशिमित्सु मोतेगी, ठीक है, तोशिमित्सु मोतेगी, मुझे तो याद नहीं आएगा ये, ठीक है। और हमारे यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, हाँ मार्को रूबियो, ठीक है, इन्होंने बच्चों इसको होस्ट किया, मतलब समिट में पार्टिसिपेट किया एंड एवरीथिंग, ठीक है। राघव तुम कहाँ चला जाऊं पूछ रहे हो, मीटिंग में चला जाऊं, क्लास से चला जाऊं पूछ रहे हो, ठीक है। ये देख लो भैया तुम्हें जहां जाना हो, ठीक है। ये हो गया बच्चों। नाउ अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, ये सब आप लोग देख लेना, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों क्वाड की हिस्ट्री, अभी ऑनगोइंग जो प्रॉब्लम है वो इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस क्वाड के बारे में हमें पता होना चाहिए। चार मेंबर्स क्वाड के याद हो गए, काजू कतली के चार कोने कौन कौन से हैं, इंडिया है ही है, ठीक है। इसके अलावा जापान है, दुखी बहुत हो रखा है इस वक्त, ठीक है, चाइना से बहुत दुखी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया है और यूएसए, चार मेंबर्स बच्चों क्वाड के हैं। लेकिन क्वाड जब इनिशिएट हुआ था बच्चों तो एक्चुअल में ना ये स्टार्ट हुआ था 2007 में, लेकिन याद रखना 2007 में कोई भी फॉर्मल मीटिंग नहीं हुई, कुछ भी नहीं, बस एक आइडिया का जन्म होता है ना जब, वो 2007 में हो गया था, ठीक है। देन इट वाज एक्चुअली रीबॉर्न एक प्रॉपर ऑफिशियल लेवल पे कब, 2017 में, ठीक है। और तो बस इतना मैं तुम्हें कुछ बेसिक बेसिक बता रही हूँ बच्चों। 2021 में पहली बार इसकी एक ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, क्योंकि याद है कोविड चल रहा था इस टाइम पे, ऑनलाइन, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ ना अभी ऑनलाइन, ऐसे ही सब मिल रखे थे ऑनलाइन, ठीक है, चारों कंट्रियां बैठ के बातें कर रहे थे वाईफाई लगा के, ठीक है। एंड इंडिया ने बच्चों क्वाड का जो चेयरमैनशिप था वो कब रिज्यूम किया था, अज्यूम किया था, मतलब लिया था 2024, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस ईयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। याद रखना बच्चों क्वाड का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है, ये आपको याद रखना है। रूबियो तो बैंड है चाइना में, तो बेटा यूट्यूब भी बैंड है, रूबियो तो बहुत बड़ी चीज है, उसे तो बैन करना ही करना था, समझ रहे हो। चाइना तो वैसे भी कुछ चीज नहीं घुसने देता अपनी कंट्री के अंदर, 2007, यस, ठीक है। सो अब बच्चों समझ में आया, पहला क्वाड के चारों मेंबर्स याद कर लो, ठीक है। क्वाड का 2017 में ऑफिशियली स्टार्ट हो गया था, इंडिया ने इसकी चेयरमैनशिप कब होल्ड करी थी, 2024 में, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब देखो ये एक इसके एवोल्यूशन देख लो, 2007 में क्या हुआ था बच्चों, क्वाड वाज इनिशियली फॉर्म इन 2007 ड्यूरिंग इनफॉर्मल, इसलिए इनफॉर्मल है, ठीक है।
इनफॉर्मल मीटिंग्स ऑफ द आसियान मेंबर्स, जो हमारा एसोसिएशन फॉर द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, ठीक है। इट वाज जापानीज प्राइम मिनिस्टर। एक्चुअली बच्चे किसने जो है इसको प्रपोज किया था, तो देखो आसियान एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस था, वो ऑलरेडी चल रहा था, ठीक है। उसके दौरान जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कौन थे, शिंजो आबे। इनकी बच्चों बहुत अच्छे टर्म्स थे इंडिया के साथ में, लाइक वन ऑफ द वेरी ग्रेट फ्रेंड्स ऑफ इंडिया ही वाज, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर जो थे जापान के शिंजो आबे, उन्होंने प्रपोज किया कि यार हाउ अबाउट वी मेक एन एसोसिएशन ऑफ 4 कंट्रीज, एक हम है जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएस, हम लोग मिलके करते हैं एक मीटिंग, ठीक है, और हम लोग अपनी एक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं। 2012 में क्या होता है बच्चों, जापानीज प्राइम मिनिस्टर हाईलाइटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड। याद करने की जरूरत नहीं है, बस कुल मिला के इतना याद रखना कि कौन सी कंट्री थी जिसने बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लिया था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्वाड। इंडिया नहीं थी, आंसर क्या है, जापान, ठीक है। और जापान से कौन थे, शिंजो आबे, उस टाइम उसके प्राइम मिनिस्टर थे। तो दोनों ही साल 2007 में भी उन्होंने इनफॉर्मली प्रपोज किया, 2012 में भी उन्होंने कहा कि यार हमें कुछ एक सिक्योरिटी डायमंड, क्योंकि डायमंड की शेप के तरीके से हमें इसको बनाना चाहिए, एंड वी शुड वर्क फॉर आवर रीजनल सिक्योरिटी। फिर बच्चों 2017 में वंस अगेन इट कन्फ्रंटेड विद द ग्रोइंग डेंजर पोज्ड बाय चाइना, the 4 nations, India, US, Japan, and Australia, revitalized the Quad by expanding its goals and devising a system that aimed to gradually establish international orders based on rules. आया समझ बच्चों? तो एक्चुअल में अगर फॉर्मल ईयर में मानूं क्वाड का, तो वो कौन सा होगा बच्चों, 2017। लेकिन एक इनफॉर्मल ईयर, जब मतलब एक आइडिया आ गया था उसका दिमाग में, जब प्रपोज किया गया, दैट वाज 2007। तो अगर बच्चों डायरेक्ट सिर्फ एक क्वेश्चन आपसे ना फॉर्मल पूछ रहा है ना इनफॉर्मल पूछ रहा है, सिर्फ डायरेक्ट पूछ रहा है, आंसर विल बी 2017, ठीक है। क्योंकि 2000 ऐसे तो बच्चों कितनी चीजें कितने साल तक प्लान होती रहती हैं, बट ये तो मैंने तुम्हें बता दिया है। अगर वो पूछ रहे डायरेक्टली कि भाई इसका आइडिया कब प्रपोज हुआ, दैट वाज 2007। लेकिन अगर क्वाड का पूछ रहे कि कब बना, कब स्टार्ट हुआ, इट वाज 2017, ठीक है, 2017। प्लीज कंफ्यूज मत होना, 10 साल लग गए इसको। एंड निरंतर जो हमारे जापानीज प्राइम मिनिस्टर थे वो कहते रहे, 2012 में भी उन्होंने कहा, तब जाके 2017 में इसको हमने फाइनली थोड़ा सा फॉर्मली हमने इस पर ध्यान दिया, ठीक है। इंडिया, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया हेल्ड द फर्स्ट क्वाड टॉक्स इन मनीला। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ठीक है। मनीला कहां पे है, फिलीपींस की कैपिटल है, ठीक है। सो परेशान मत होना, ऐसा नहीं है कि फिलीपींस का मेंबर नहीं है तो वहां कैसे पहुंच गए, पहुंच गए तो पहुंच गए, क्या हो गया भैया। चारों ने कहा होगा कि नहीं यार कोई नई जगह जाते हैं यार, इंडिया इंडिया तो घूम लिया, चाइना तो ये कहते हैं, जापान जुपान भी घूमते रहते हैं, हम लोग मनीला में जाते हैं। मनीला इज द कैपिटल ऑफ फिलीपींस बच्चों। तो पहली जो क्वाड की फॉर्मल समिट थी वो कहां पर हुई बच्चों, 2017 में, ठीक है, मनीला में ही हुई। सो दैट इज द ईयर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्वाड विच इज 2017। और लोकेशन कहां थी भैया, मनीला। हेडक्वार्टर बच्चों क्वाड का है ही नहीं, ठीक है। हेडक्वार्टर इसलिए नहीं है बच्चों क्योंकि हम इसमें चारों कंट्रीज को इक्वल पोजीशन होल्ड करवाते हैं, दैट्स द रीजन। अगर सोचो बच्चों कि अगर इसका हेडक्वार्टर जापान कर देते तो इन्हें भी जापान का अपर हैंड रहता कि नहीं बाकी 3 कंट्रीज पे, क्योंकि भाई हेडक्वार्टर यहाँ पे बना हुआ है। तो हमें जब भी डिस्कशन करने होते हैं बच्चों, तो हम चेयरमैनशिप को रोटेट करते रहते हैं कि भाई कभी इंडिया है, कभी जापान है, कभी यूएस है, कभी ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन हेडक्वार्टर इसका कहीं भी नहीं है। प्लीज इसको नोट करना, कंफ्यूज मत होना इस चीज में कभी भी। क्वाड का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है, 4 मेंबर्स हैं, चारों ही जगहों पे काम काम कुछ ना कुछ काम होता रहता है, ठीक है। बेटा जापान तो आसियान का मेंबर नहीं, यूएस कौन सा आसियान का मेंबर है। मैं तो बस बता रही हूँ कि आसियान की मीटिंग के दौरान ये प्रपोज किया गया था, जब ये चल रहा था। देखो कई बार क्या होता है, आसियान में कुछ मेंबर्स होते हैं, कुछ अटेंडिंग मेंबर्स होते हैं, कुछ ऑब्जर्विंग मेंबर्स होते हैं। उस टाइम जापान ऐसा आया हो, मेंबर नहीं है आसियान का, वो सब साउथ ईस्ट एशिया में ही नहीं, तो मेंबर कहां से होगा, वो ईस्ट एशिया में है, ठीक है ना। पर हो सकता है पार्टिसिपेट किया होगा तब हुआ होगा, ठीक है। तो पहला हमारे सबमिट कहां पे हुई, मनीला में हुई, 2017 में हुई, ठीक है। देन बच्चों 2020 में द ट्राइलेटरल इंडिया यूएस जापान मालाबार नेवल एक्सरसाइज हुई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा जी, कि कौन सी नेवल एक्सरसाइज है जो हमारे क्वाड के मेंबर्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मालाबार। मालाबार एक्चुअली बच्चों क्या है, इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट है ना, जहाँ पे केरला पड़ता है, उसको मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उसको नाम दिया इन दी ऑनर ऑफ इंडिया, आई थिंक दिया होगा। तो एक मालाबार नेवल एक्सरसाइज, अब नेवल ही होगी, पानी की होगी, क्योंकि भैया इंडो पैसिफिक रीजन में है, ठीक है। वो एयरफोर्स का शो करके करेंगे, वो नेवल एक्सरसाइज ही होती है, ठीक है। तो मालाबार नेवल एक्सरसाइज जो थी बच्चों वो 2020 में पहले किसने करी थी, सिर्फ इंडिया, यूएस और जापान ने। ऑस्ट्रेलिया ने तब तक इसको ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है। एंड देन इट एक्सपैंडेड टू जॉइन लाइक इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया, मार्किंग द फर्स्ट ऑफिशियल ग्रुपिंग ऑफ क्वाड सिंस द रिसर्जेंस ऑफ 2017। तो ऑस्ट्रेलिया ने इसको बाद में ज्वाइन किया था, इतनी परेशानी की कोई बात नहीं। बस याद रखा कि 2020 में हमने पहली बार हमारी मालाबार नेवल एक्सरसाइज करी, जो अभी बच्चों हर साल होती है और चारों कंट्रीज में पार्टिसिपेट करती हैं, चारों क्वाड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। एंड देन
2021 में द क्वाड लीडर्स मेट वर्चुअली एंड लेटर रिलीज अ जॉइंट स्टेटमेंट टाइटल द स्पिरिट ऑफ क्वाड। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रहेगा। आइडिया इनिशिएट कब हुआ है बच्चों? 2007 में। किसने इनिशिएट किया था? इट वॉज फ्रॉम द कंट्री जापान। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान एट दैट टाइम? शिंजो आबे। ठीक है, देन फाइनली 2007 के बाद फॉर्मली हमारा कब स्टार्ट हुआ? 2017। कहां पे हुआ? मनीला, फिलीपींस। ठीक है, कौन कौन से 4 मेंबर्स हैं? इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। कौन सी नेवल एक्सरसाइज इसमें बच्चों हर साल होती है? मालाबार नेवल एक्सरसाइज, जो पहली बार कब हुई थी? 2020। याद रहेगा बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट क्वाड। हेडक्वार्टर क्वाड का कहीं भी है ही नहीं। अच्छा हाँ, एक आंसर बताओ, इंडिया ने कब बच्चों इसकी चेयरमैनशिप होल्ड करी थी? विच ईयर वाज दैट? 2024। शाबाश, ठीक है। ओके, राघव सर मैम, इंडिया वाज द क्वाड, यस ओनली इन 2024 आगा। सिंस देन काफी स्ट्रगल रहा है, इंडिया हैज बीन ट्राइंग टू होस्ट द चेयरमैनशिप अगेन, बट हुआ नहीं है उसके बाद से। ठीक है, अब देखो इस साल अगर हो जाता है, अगले साल कुछ होता है, देन इट्स एन आइकॉनिक ईयर फॉर इंडिया, बट अब तक एक बार 2024 में ही रहा है। ठीक है बच्चों, हो गया क्वाड याद। इसमें तो मेंबर याद करने की कोई निमोनिक की भी तुम्हें जरूरत नहीं है, 4 ही मेंबर है। काजू कतली याद रखना और ब्लू वाला मैप याद रखना तुम लोग बस। देखो बच्चों, अगर कभी भूल भी जाओ ना, मैं तुम्हें सच बताऊं, मैं आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स फॉर हाउ मेनी पीपल, मैं तो इमेज के थ्रू बहुत चीजें याद कर लेती हूँ। जैसे अगर मुझे 4 चीज नहीं भी याद रहेंगी ना, आई विल रिमेम्बर दैट ब्लू इमेज, और मैं बस दिमाग से लगाने की कोशिश करूंगी यार इस जगह पे कौन सी कंट्री हो सकती है, तो मुझे जापान याद आती है। इधर कोने में क्या हो सकता है? यूएस, नीचे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया तो है ही है, गेटिंग, और बीच में घेर लिया हमने किसको? चाइना को। दैट्स द थिंग, ये है क्वाड। ठीक है, क्वाड के बच्चों और नाम क्या है? एक तो एशियन नेटो भी इसको कहा जाता है, और हाँ एक ही इंपॉर्टेंट था, इसको बच्चों ये भी कहा जाता है, प्लीज इसको मार्क कर लेना अपनी स्लाइड में, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, क्योंकि बच्चों अल्टीमेटली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ वेरी सिक्योर एनवायरनमेंट इन द इंडो पैसिफिक रीजन, कि कोई भी फालतू हम पे अटैक ना कर सके, हमें टेरिफाई ना कर सके कुछ भी। तो क्वाड का एक्चुअल पूरा नाम क्या है बच्चों? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, हो सकता है वो तुम्हें लिख दे क्वाड्रिलेटरल मैरिटाइम डायलॉग, क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक डायलॉग, इट्स सिक्योरिटी डायलॉग। गॉट इट? क्वाड्रिलेटरल तो मार्क कर ही लोगे, करेक्ट। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट है, और ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इसकी नीड नहीं है तुम्हें पढ़ने की, अपने अपने आप स्लाइड से पढ़ लेना मानो तो। ये वैसे इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है बच्चों, मैरिटाइम सिक्योरिटी है, इकोनॉमिक है, स्ट्रैटेजिक है, ठीक है, फाइनेंशियल ट्रेड, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इसमें बच्चों हमने क्या किया है? स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस सिंपली ये है कि हमने राइज ऑफ चाइना, अगर बच्चों ये पूछे, क्योंकि क्लैट ये पूछ सकता है, याद है क्लैट ने पूछा भी था कि भाई जो ट्रंप ने टैरिफ लगाए थे, टैरिफ लगाने का रीजन क्या था? बहुत सारी चीजें उसने लिखी हुई थी, बट रीजन क्या था? क्योंकि भाई इंडिया जो था वो रशिया से डील करता है ना, सो इसीलिए उसने टैरिफ लगाया था। इसी तरह एक क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि भाई अल्टीमेटली रीजन क्या था टू डेवलप क्वाड? कौन सी कंट्री की हम डोमिनेंस को कम करना चाह रहे थे इन द इंडो पैसिफिक रीजन? आई थिंक ये तुम कभी गलत मार्क करके नहीं आओगे, द आंसर वुड बी चाइना। ठीक है, क्योंकि चाइना ने बच्चों अपनी एक पॉलिसी स्टार्ट करी थी, याद करने की जरूरत नहीं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मतलब कुछ नहीं है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का बच्चों कुछ मतलब नहीं है, उसका मतलब सिंपली ये है कि चाइना अपने मिलिट्री बेसिस बना रहा है डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे। जैसे मोती की माला नहीं होती, तो एक एक मोती को माला में संजो के हम रख लेते हैं, ऐसे चाइना अपने मिलिट्री बेसिस बना रहा है और लाइन से कनेक्ट कर रहा है उनको पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में भी। ठीक है, तो उसको हमें कंटेन करना था, उसको हमें कम करना था, और इसलिए हमने बनाया था ये क्वाड। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, माइंड को एकदम शांत कर लो। ठीक है, मैंने जब तुम्हें डिफेक्शन बताया, डिफेक्शन क्या बताया? कि मैं अपनी पार्टी को उन 4 रीजन याद है कि मैं अपनी पार्टी के विप को डिफाई कर दूं, वोट अपनी पार्टी के खिलाफ दे दूं, या मैं रिजाइन कर दूं, या फिर मैं कुछ भी ऐसी गड़बड़ करती हूँ। तो अगर मैं अपनी पार्टी के साथ कुछ भी गड़बड़ करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रही हूँ, तो मैंने क्या कॉज किया था? डिफेक्शन कॉज किया था। ये सबके समझ में आया था? ठीक है, लेकिन बच्चों क्या हो अगर मेरी जो पार्टी थी उसमें जो काम चल रहा है, लेट्स से वो पार्टी आपको बोलती है कि भाई हम जो है, हालांकि ये होगा नहीं कभी, बट एग्जाम्पल ले लो कि हम ये पॉलिटिकल पार्टी हमने जो बनाई हुई है, हम इस कंट्री का ऐसी बिजनेस डील्स करेंगे दैट इंडिया विल नो लॉन्गर बी अ सुपर पावर, और हम उसकी पूरी इकोनॉमी को खराब करना चाहते हैं। गिविंग यू एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो तुम एज अ पार्टी मेंबर यू डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस पार्टी एनी मोर, है ना भाई? कि तुम्हें लगेगा यार ये कैसी पार्टी है, मैंने तो किसी और रीजन से पार्टी ज्वाइन करा था कि मैं अपने लोगों का भला भला करूंगा, देश का भला करूंगा, हाउ एवर इट इज। ठीक है, सो होता क्या है बच्चों कि इस टाइम पे आप लोग डिस्कस करते हो, और हम सब कहते हैं कि यार ये कैसी पार्टी है यार, इसके तो गोल्स और एथिक्स ही इतने खराब है, हम तो नहीं काम कर सकते इस पार्टी के साथ में। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों के आपस में डिस्कस करके एक ग्रुप बनाते हैं, उन्हीं उसी पार्टी के मेंबर्स का ग्रुप बनाते हैं कि यार ऐसा करते हैं कि भाई ये पार्टी तो छोड़ते हैं और ना आगे बढ़ते हैं, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, वो फिर भी ठीक काम कर रही है ना, हमने तो गलती से पार्टी ज्वाइन कर ली, हम इसके मेंबर नहीं रह सकते। और ठीक है,
तो क्या होता है बच्चों की यहाँ पे मैं एक या शुभांगी या दिव्यांश एक एक मेंबर नहीं निकला है, हमने डिस्कस करके 2/3 लोग उस पार्टी के एक ग्रुप बना लेते हैं, और वो पूरा 2/3 का जो चंक है वो एक और पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। गेटिंग? इन दिस केस बच्चों, ये इकलौता या सिंगुलर या स्पेसिफिक डिस्क्वालिफिकेशन या डिफेक्शन नहीं है। आपका मतलब हम ये मानते हैं बच्चों, तुम सोचो ना बेटा, पूरे पार्टी के 2/3 मेंबर को इकट्ठा करके कहीं और ज्वाइन कराना तुम्हें आसान लगता है, या कोई छोटी मोटी बात पे हो जाएगा? ये बहुत बड़ा रीजन होता होगा जब 2/3 मेंबर, यानी सोचो 10 में से 7 लोग एक तरफ आ जाएं और एक दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लें। गेटिंग? तो इसीलिए बच्चों सिर्फ ये एक एक्सेप्शन दिया गया था कि हमें इसके अंदर के कॉज को देखना पड़ेगा कि भाई इतने लोग, देखो मैं एक एमएलए हूं, मेरे को लालच आया, मैं छोड़ के चली गई, चलो ठीक है, बस मीत को लालच आया, वो छोड़ के चली गई, ठीक है। पर इतने सारे लोग, ऐसा क्या हुआ होगा भाई कि पूरी पार्टी की मेजोरिटी को ही खत्म कर दिया, और पूरी की पूरी 2/3 के मेंबर जो थे वो कहीं और जाके बैठ गए? तो कुछ तो हुआ होगा, या तो भाई इस पार्टी का जो एथिक्स है या वर्क एजेंडा है कुछ भी है, वो अच्छा नहीं है, कुछ भी हो सकता है बेटा इस केस में। गेटिंग? तो अगर आप इतनी बड़ी मेजोरिटी को देखो, मैं तुम्हें सिर्फ इसका लॉजिक समझाती हूँ। जब एक आध बंदा बच्चों एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है ना, तो उससे होता क्या है कि सिर्फ एक बंदे के मूवमेंट से सारी स्टेबिलिटी खराब हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? पता चला वो मेजोरिटी लेके बैठा था सिर्फ एक बंदे के ऊपर, मैंने छोड़ दिया, उसकी मेजोरिटी खत्म, जो सरकार थी वो गिर गई। हाउ बैड इट इज, इट इज वेरी बैड, राइट? बट अगर मैं 2/3 मेंबर्स लेके दूसरी पार्टी में जाती हूँ, तो मैंने तो मेजोरिटी सरकार बनाई दी वहां पे। गेटिंग? ये सरकार तो वैसी खत्म। क्योंकि सोचो, अगर आपकी गवर्नमेंट का हाल अंदर से ऐसा है कि 2/3 लोग आपको छोड़ के जा सकते हैं, तो भाई ऐसी सरकार आप मत ही बनाओ। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बच्चों, कि मतलब ऐसी सरकार में आपके मेंबर्स को 2/3 लोगों को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो आपको छोड़ के चले गए, तो ऐसे में आई थिंक दे डिड नॉट डिजर्व टू इवन फॉर्म अ पार्टी। अंडरस्टैंड दिस बच्चों। लेकिन अगर पार्टी सब अच्छी चल रही थी, बढ़िया चल रही थी, एक आध मेंबर छोड़ के जा रहे हो, तो भैया मेंबर ही ज्यादा गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि आप अपने पर्सनल रीजन की वजह से जा रहे हो सकते हो। मेजोरिटी यही देखने को मिलता है। आप थोड़ा समझ में आया बच्चों, कि अगर एक इंडिविजुअल या 2 लोग 4 लोग छोड़ के जाते हैं, तो वो दिखता भी है कि भाई ये अपने पर्सनल रीजंस, पर्सनल बेनिफिट के लिए जा रहा होगा। लेकिन अगर कोई पूरी पार्टी का इतना बड़ा चंक उठ के चला जाता है, तो उसको एक एक्सेप्शन माना जाता है। गॉट माय पॉइंट? क्योंकि बहुत ही रेयर हो सकता है बच्चों, इतना मुश्किल होता है, तुम्हें पता है, इतनी बड़ी पार्टी में से इतने लोगों को निकाल के दूसरी पार्टी में घुसाना। गेटिंग? क्योंकि ऐसा माना जाता है शुभांगी और बसमीत, तुम्हारा भी ये डाउट था आई थिंक सो, ठीक है, ये इसलिए माना जाता है बेटा कि इतने लोगों को तो खरीद के लाना भी शायद उतना आसान नहीं है। गेटिंग? आप एक एमएलए, 4 एमएलए, 5 एमपी, कितनों को खरीद लोगे बेटा? ये 50 रुपए में नहीं बिकते, एमपी एमएलए करोड़ों में बिकते हैं, ठीक है। सो अगर आप इतने 2/3 मेंबर्स को खरीद के भी कोई क्यों लाएगा? सोचो ना, अगर मुझे अपनी मेजोरिटी बनानी होती, दूसरे की सरकार को खत्म करना होता, मैं तो 5 मेंबर लाके भी कर सकती थी, डिपेंडिंग अपॉन कितनी सीट्स हैं। तो मैं 2/3 क्यों खरीदूंगी? गेटिंग? अगर भाई कोई खरीद रहा है, तो ये माना जाता है कि 2/3 अगर लोग जा रहे हैं तो अपनी इच्छा से ही जा रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम होगी उनको अपनी प्रीवियस पार्टी में, इसीलिए जा रहे होंगे। गेटिंग? क्योंकि अगर मुझे उनकी सरकार गिरानी है, मैं तो 2 एमएलए खरीद के भी गिरा सकती हूँ, डिपेंडिंग अपॉन क्या सीट्स का आपका डिवीजन है, ठीक है। या मैं 4 एमएलए पे भी कर सकती हूँ, 7 एमएलए पे भी कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मैंने उसके 50 लोग छोड़ के मेरी पार्टी में आ गए, या 50 लोगों ने पार्टी ही छोड़ दी है, तो कुछ प्रॉब्लम तो पार्टी के साथ भी होगी ना बेटा, होगी कि नहीं होगी? कि भाई ऐसा क्या हुआ होगा उनकी पार्टी में इंटरनली कि भाई इतने ज्यादा लोग निकल के बाहर आ गए, ठीक है। नहीं आ रहा समझ में? कमल अभी भी समझ नहीं आ रहा? कमल तुम क्या मुझे एक्सप्लेन करोगे, तुम्हें क्या नहीं आ रहा है इसमें समझ में? ठीक है, एक मिनट एक मिनट। और क्वेश्चन मैथ्री इज आस्किंग व्हाट इफ लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स हैव द पार्टी leave the party but it's not 2/3, what then? If it is not 2/3 it will not be merger, it will still be a defection, it has to be 2/3। the only exception is that 2/3 member, कोई इसमें ifs and buts नहीं है। तो अगर वो एक मेंबर भी कम है ना फ्रॉम मेकिंग दैट 2/3 मेजोरिटी, इट्स स्टिल अ डिफेक्शन ओनली, इट हैज टू बी 2/3, ठीक है। बिल्कुल बीजेपी, ही हैज जॉइंड बीजेपी, ही हैज साइंड बीजेपी, ठीक है। एंड आई एम श्योर ही मस्ट बी गिविंग सम रीजंस फॉर वैलिड रीजंस, वो अपने आप को डिफेक्शन से बचाने की पूरी कोशिश कर ही रहा होगा, कर ही लेगा, आई एम श्योर। बिकॉज अब बच्चों सबको बहुत स्मार्ट तरीके पता है, कोई भी और रीजंस बता देते हैं, कुछ भी और तरीका बता देते हैं ऑफ सेविंग देमसेल्व्स फ्रॉम डिफेक्शन, ठीक है। सो आई होप बच्चों की ये वाली क्लास तुम्हें हेल्पफुल लगी हो और तुम्हें पढ़ने में मजा आया हो, बिकॉज लर्निंग शुड ऑलवेज बी फन व्हेन इट कम्स टू क्लैट प्रिपरेशन, एंड वो ऐसे ही फन रहेगी अगर वी लर्न लीगल से तुम लोग जुड़े हुए रहोगे। तो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, क्योंकि अगले हफ्ते भी ये सेम क्लास, यानी कि इसकी कंटिन्यूएशन वाली क्लास फॉर द न्यू वीक ऑफ जून आने वाली है, और वो तुम लाइव भी अटेंड कर सकते हो बच्चों, अगर मेरा ग्रुप तुम ज्वाइन कर लोगे। सो 3 थिंग्स दैट यू नीड टू डू बच्चों। फर्स्टली सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि आगे आने वाली क्लासेस तुम्हारी मिस ना हो। और सिर्फ ये नहीं बच्चों, इस चैनल पे तुम्हें बाकी सब्जेक्ट्स की भी फ्री क्लासेस मिलने वाली हैं, और वो ऑलरेडी आ भी चुकी हैं, सो यू शुड definitely subscribe।
सेकंड थिंग, ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना बच्चों, एकदम फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे तुम्हारे जैसे हजारों एस्पिरेंट्स पढ़ रहे हैं, तुम उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो फॉर द फ्री रिसोर्सेज एंड इवन द पीपीटी ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास एज वेल। एंड थर्ड थिंग, अगर तुम स्ट्रगल कर रहे हो जीके एंड करंट अफेयर्स में या बैकलॉग में, जीके रैपिड रिवीजन बैच इज एब्सोल्युटली फॉर यू बच्चों। डिटेल्स इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, दिए हुए नंबर्स पे तुम कॉल कर सकते हो एंड डू डेफिनेटली चेक आउट दिस बैच। एंड इफ यू आल्सो वांट टू स्कोर अमेजिंग इन द जीके एंड करंट अफेयर्स सेक्शन ऑफ क्लैट 27 पेपर। विद दिस बच्चों इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आई विल सी यू इन द अपकमिंग क्लासेस। स्टे ट्यून्ड विद वी लर्न लीगल एंड ऑल द बेस्ट टू यू।